मैं बस सड़क के किनारे से जबरदस्ती एक छोटी मादा सांप को पकड़ लाया और सांपों के वंश बढ़ाने के सुख का अच्छे से अनुभव किया। लेकिन 3 सेकंड बाद ही मैं पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे सामने ये साधारण सी दिखने वाली छोटी मादा सांप असल में ड्रैगन कबीले की 1 लाख की समुद्री सेना का नेतृत्व करने वाली महारानी का पुनर्जन्म है। और इस समय ये छोटी मादा सांप एक कोने में सिमटी हुई थी, मेरे हिंसक बर्ताव की वजह से लगे अपने घावों को चाट रही थी। उसकी ठंडी सांपों जैसी आंखों में जहरीली नफरत साफ दिख रही थी। मैं महान ड्रैगन महारानी हूँ। सोचा नहीं था कि बुरे वक्त में एक मामूली जानवर भी मुझे सताएगा। एक असभ्य जानवर ने मुझे अपवित्र कर दिया। बस एक बार मैं अपनी शक्तियाँ वापस पा लूं तो मैं यकीनन तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी और तुम्हारे हजारों टुकड़े कर दूंगी। हालांकि छोटी मादा सांप ने अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन मैं उसके दिल की दहाड़ साफ साफ सुन सकता था। मैं, एक सांप, वही का वही सन रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटी मादा सांप भी एक पुनर्जन्म लेने वाली होगी, और वो भी ड्रैगन महारानी जैसी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हस्ती। अभी अभी हुई उस शर्मनाक मिलन प्रक्रिया के बारे में सोचकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह महारानी अभी मुझे जिंदा निगलकर मेरी खाल उधेड़ने के लिए मरी जा रही होगी। अगर उसने सच में अपनी शक्तियाँ वापस पा ली तो मुझे डर है कि मैं किसी भी पल एक सूखा मरा हुआ सांप बन जाऊंगा। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या मुझे उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी जान ले लेनी चाहिए। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी, टेग, अच्छे सांप को अच्छा फल सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। मुख्य क्षमता अनलॉक हुई, 100 गुना वापसी। नियम की आवश्यकता, बाइंड किए गए लक्ष्य को फायदा पहुंचाने पर आपको 100 गुना तक का इनाम मिल सकता है। बाइंड किया गया लक्ष्य, बाई युएगुआंग, पूर्व ड्रैगन महारानी। वर्तमान स्थिति, गंभीर रूप से घायल, मौत के करीब। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से खिल उठा। जैसा कि सोचा था, दुनिया बदलने वालों को मिलने वाली खास शक्ति देर से ही सही पर आ ही गई। इसके तुरंत बाद मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और गुफा के मुहाने पर सिमटी हुई बाई युएगुआंग को देखा। इस पल वो मेरी नजरों में पूरी तरह से बदल गई। मौत का फरमान, सब बकवास है, ये तो साफ साफ एक अनमोल खजाना है। बाई युएगुआंग की नजरें ठीक मेरी नजरों से मिली। उसका शरीर अनजाने में जोर से कांप उठा। तभी मेरा विशाल शरीर सीधा गुफा के मुहाने की ओर रेंगने लगा। ये देखकर बाई युएगुआंग के दिल में खलबली मच गई। ये लड़का फिर से क्या करना चाहता है? क्या इसने मुझे अभी तक काफी परेशान नहीं किया है? वो अपने पिछले जन्म में ड्रैगन महारानी थी। वो सांपों की प्रजाति के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो वो अभी अपनी जबान काटकर आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करेगी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक कौंध गई। जाहिर है कि वो मुझसे जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने तो उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। मैं सीधे उसके पास से गुजरकर घने पहाड़ी जंगल की ओर चला गया। उसके दिल की बात मैं साफ साफ सुन सकता था। ये कहावत कि सांप स्वभाव से कामुक होते हैं गलत नहीं है, लेकिन मैं अपने पिछले जन्म में 30 साल का एक भोला भाला कुंवारा लड़का था। मेरा पहला अनुभव भी उसी के साथ था। और सच कहूँ तो अभी जो कुछ भी हुआ वो मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं पूरी तरह से होश में भी नहीं था। मैं एक तरफ तो जंगल में तेजी से घूम रहा था और दूसरी तरफ अपने दिमाग की यादों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि मैं जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को बढ़ाऊं, ताकि मैं इंसान का रूप ले सकूं और इस शरीर से छुटकारा पा सकूं। जब मैं दोबारा गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो मेरा मुंह पहले से ही शिकार से भरा हुआ था। मुझे वापस देखकर बाई युएगुआंग ने सहज रूप से अपने शरीर को सिकोड़कर एक गोला बना लिया। उसने थोड़ी देर पहले भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके शरीर पर चोटें इतनी गहरी थीं कि हिलना डुलना भी मुश्किल था। उस खून से लथपथ भोजन के ढेर को देखने के बाद बाई युएगुआंग का गला हरकत में आया और उसने जोर से अपनी लार निली। लेकिन एक महारानी होने के नाते अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपना सिर ऊंचा रखा और भीख में मिला खाना नहीं खाया। मैं तो पहले उसे और चिढ़ाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि छोड़ो, अगर मैंने इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को भूखा मार दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने सीधे भूरे भालू को मुंह में दबाया और उसके सामने फेंक दिया, लेकिन मेरी पूंछ अनजाने में उसके शरीर से छू गई। वो पूरी तरह से कांप गई और उसके शल्क खड़े हो गए, लेकिन उसने फिर भी जबरदस्ती एक ठंडी आह भरी। मैं मन ही मन हंसा। ये लड़की मुंह से तो मुझे कोसती है, लेकिन उसका शरीर तो काफी ईमानदार है।
पर इस समय तक वो भूख से इतनी बेहाल थी कि उसकी कमर पेट से लग गई थी। भले ही वो घमंडी ड्रैगन महारानी हो, फिर भी वो जीने की स्वाभाविक इच्छा का सामना नहीं कर सकती। चलो छोड़ो, मैं न चाहते हुए भी एक निवाला चख ही लेती हूँ। एक बार मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएं, फिर इस शैतान जानवर से हिसाब बराबर करूंगी। इसके तुरंत बाद बाई युएगुआंग ने झिझकना बंद कर दिया और अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। एक ही बार में उसने भूरे भालू की मोटी खाल फाड़ दी। उसके मन की ये बातें सुनकर मेरा चेहरा उसी पल काला पड़ गया। मेरा दिया हुआ खाती है, मेरा दिया हुआ पीती है और दिमाग में मेरी ही खाल उधेड़ने की सोच रही है। अगर सिस्टम ने मुझे इस जैकपॉट से नहीं बांधा होता तो मैं तो कब का यहाँ से 9-2-11 हो गया होता और तुम्हें यहीं अकेले मरने के लिए छोड़ देता। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरे दिमाग में जैसे पटाखे फूटने लगे। एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन की आवाजें आने लगी। बधाई हो होस्ट, आपको 100 गुना वापसी इनाम मिला है। गर्मी महसूस करने की शक्ति। टेग, बधाई हो होस्ट, आपको 100 गुना वापसी इनाम मिला है। सुपर सूंघने की शक्ति। टेग, बधाई हो होस्ट, आपको 100 गुना वापसी इनाम मिला है। गला घोटने की शक्ति। मैंने जल्दी से सिस्टम पैनल खोलकर देखा। अरे बाप रे, उस पर पहले से ही 10 से ज्यादा काम की दिव्य शक्तियां थीं। मैं मन ही मन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार वो एक शक्तिशाली गुरु हैं। सिर्फ एक भूरे भालू को खाकर ही मुझे इतने जबरदस्त फायदे हुए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे एक और 12 सिंगा पकड़ लिया और उसे फिर से बाई युएगुआंग के सामने फेंक दिया। उस समय वो अपने पेट में खाना पचाने में लगी हुई थी। उसका शरीर आंखों के सामने ही ठीक हो रहा था। जब उसने देखा कि मैंने एक और शिकार फेंका है तो उसने उसे भी मना नहीं किया और मुंह खोलकर उसे फाड़ने लगी। सिस्टम की मीठी मीठी आवाजें लगातार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं इतना खुश था कि मेरी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। क्या इसी को कहते हैं बैठे बिठाए जीतना? अगले 3 दिनों तक मैं रोजाना पूरी एनर्जी के साथ बाहर भागता रहा। आसपास के 100 मील के दायरे में जानवरों की तो शामत ही आ गई थी। एक भी मेरे शैतानी पंजों से बच नहीं पाया। पकड़े गए ज्यादातर शिकार बाई युएगुआंग के पेट में चले गए। उसके शरीर के शल्क और भी ज्यादा चमकने लगे। उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ ही दिनों में वो लगभग मेरे बराबर की हो गई। यहाँ तक कि मैं उसके शरीर से एक शक्तिशाली मौजूदगी का एहसास भी कर सकता था जो बाहर की ओर निकल रहा था। लेकिन बाई युएगुआंग जितनी तेजी से ठीक हो रही थी, मैं उतना ही ज्यादा उत्साहित हो रहा था, क्योंकि असली फायदा तो मुझे हो रहा था। अब तक मुझे लगभग 100 दिव्य शक्तियाँ मिल चुकी थी। मैं 3 दिन पहले के मुकाबले न जाने कितने गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था। मैं जोर से हंसा और अभी अभी पकड़े शिकार को एक बार फिर बाई युएगुआंग के सामने फेंक दिया। फिर मैं ये देखने के लिए बेचैन हो गया कि इस बार मुझे क्या फायदा मिलने वाला है। टेग, बॉन्डेड टारगेट बाई युएगुआंग के मूड में बदलाव का पता चला है। घनिष्ठता +1 दिव्य शक्ति सिंथेसिस फंक्शन चालू हो गया है। सूचना, घनिष्ठता जितनी ज्यादा होगी वापसी इनाम उतना ही बड़ा होगा। अगर घनिष्ठता 0 हो गई तो बॉन्ड का रिश्ता तुरंत खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैंने दोबारा सिस्टम पैनल को देखा। उसमें न सिर्फ घनिष्ठता का एक नया कॉलम जुड़ गया था, बल्कि शक्तियों को मिलाने वाला एक अद्भुत फंक्शन भी आ गया था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और इन कुछ दिनों में जमा की गई सभी साधारण दर्जे की दिव्य शक्तियों को सीधे मिला दिया। टेग, सिंथेसिस सफल हुआ। बधाई हो, आपको आध्यात्मिक दर्जे की दिव्य शक्ति मिली है। ड्रैगन की धमक। अगले ही पल मेरा 10 मीटर लंबा सांपों जैसा शरीर तेजी से फैलने लगा। मेरे शल्कों के खुलने और बंद होने पर धातु के टकराने जैसी आवाज आ रही थी। मेरा शरीर पहले से पूरा 1 गुना मोटा हो गया था। अपने शरीर के अंदर शक्ति के इस जबरदस्त बदलाव को महसूस करने के बाद मैं मन ही मन खुश हो गया और तुरंत ही मैं रोशनी की एक लकीर बनकर पास की एक छोटी पहाड़ी पर हमला करने चला गया। एक जोरदार टक्कर की आवाज आसमान में गूंजने के बाद उस कठोर छोटी सी पहाड़ी में मैंने अपनी टक्कर से एक बड़ा सा छेद कर दिया। उसी समय गुफा के अंदर बाई युएगुआंग ने आखिरकार अपनी कुछ शक्तियां वापस पा ली थीं। ऐ बेरहम आसमान, भले ही तूने सब कुछ सोच समझकर किया हो और मेरे ड्रैगन वंश को पूरी तरह से खत्म करना चाहा हो, लेकिन उससे क्या होता है? मैं, बाई युएगुआंग, फिर भी बच गई। ठीक उसी समय एक जोरदार धमाके की आवाज आई। बाई युएगुआंग की सांसें थम गईं। उसे लगा कि उसका पीछा करने वाले यहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तुरंत तन गईं और वो मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हो गई।
पर जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने मलबे के ढेर पर एक विशाल चांदी जैसे सफेद अजगर को बैठे देखा। उसके पूरे शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी अभी जो इतनी जोरदार हलचल हुई, वो असल में इस चांदी के सांप ने की थी। इसकी विनाशकारी शक्ति तो लगभग दिव्य प्रजाति के बराबर है। मुझे अच्छी तरह याद है कि यह तो बस एक साधारण सांप था। 3 दिन नहीं देखा और यह पूरी तरह से बदल गया। बाय युएगुआंग ने ध्यान से देखा। उसकी नजर मेरे माथे पर अभी अभी उगे मांस के सींग पर पड़ी। तो ये बात है, इसमें तो ड्रैगन वंश का थोड़ा खून है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी जल्दी विकसित हो गया। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। पहले तुम्हें कुछ दिन खुश हो लेने देती हूँ। जब मैं अपनी साधना फिर से पूरी कर लूंगी तो मिनटों में तुम्हें बहुत पीछे छोड़ दूंगी। ये सोचकर बाय युएगुआंग मन ही मन चिंतित हो गई। आखिरकार साधना को फिर से करना इतना आसान कहाँ है। उसे एक दानव जानवर का आंतरिक कोर भी हासिल करना होगा। उसकी मौजूदा साधना के स्तर से ये कर पाना वाकई थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि उसके मन की ये सारी छोटी छोटी बातें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बाय युएगुआंग को घूरता रहा और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अगर मुझे और मजबूत बनना है और सिस्टम का फायदा उठाना है तो मुझे उसके लिए कुछ दानव कोर लाने का तरीका ढूंढना होगा। हम्फ, मरे हुए चांदी के कीड़े, क्या देख रहे हो? तुम्हारी तो बस किस्मत अच्छी थी कि तुम स्पिरिट स्पीशीज बन गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? अगर मेरी शक्तियाँ अभी वापस नहीं आई होती तो मिनटों में तुम्हें सांप होने का मतलब सिखा देती। पहले तुम्हें 2 दिन अपनी मनमानी करने देती हूँ। जब मैं ड्रैगन कबीले की गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर लूंगी तब देखना मैं कैसे तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रख दूंगी। दूसरी दुनिया में आकर भी इस घमंडी लड़की के लिए जी जान से काम करना पड़ रहा है। मानना पड़ेगा। मैंने असहाय होकर सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। लेकिन शिकायतें तो शिकायतें हैं। मैं फिर भी मुड़ा और घने जंगल की गहराई की ओर रेंगने लगा। थोड़ी ही देर में मैं जंगल के अंदर पहुंच गया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से घनी है। ऐसा लगता है कि हर सांस लेने से मेरी साधना का स्तर बढ़ सकता है। मैंने जल्दी से उसे पागलों की तरह सोखना शुरू कर दिया। जब मैं पूरे जोश से उसे सोख रहा था तभी अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक तीखी चिड़िया की आवाज आई। मैंने जल्दी से ऊपर देखा। अचानक कई मीटर बड़ा एक बाज अपने पंख से कोड़कर एक तेज तलवार की तरह मेरी ओर झपट पड़ा। मैंने तुरंत अपनी नसें तान ली, अपने शरीर को तेजी से घुमाया और बाल बाल उस हमले से बचा। उस बड़े पक्षी के पंजे, जो वज्र जैसे थे, उस विशाल चट्टान पर जोर से पड़े जहां मैं अभी लेटा हुआ था। पूरी चट्टान तुरंत चकनाचूर हो गई और टुकड़े हर जगह उड़ने लगे। यह नजारा देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शुक्र है मैं तेजी से निकल गया, वरना अभी मेरे ही टुकड़े टुकड़े हो गए होते। जब उस बड़े पक्षी ने देखा कि वो चूक गया है तो उसने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। उसने आसमान में एक चक्कर लगाया और फिर से बेरहमी से नीचे झपटा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सिर घुमाया और भागने लगा। ये कैसी अजीब प्रजाति है, इतनी खूंखार है जैसे मैंने इसके लाखों रुपये देने हों। डिंग, मेजबान का सामना दूसरे स्तर के दानव जानवर सुनहरे पंखों वाले महान बाज से हुआ है। मिशन शुरू। ये दानव कोर बाय युएगुआंग को उपहार में दे और आपको एक विशेष इनाम मिलेगा। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी, लेकिन जल्द ही मेरा चेहरा उतर गया। इनाम तो अच्छा है, लेकिन ये बड़ा बाज तो नाम से ही सांपों का दुश्मन लगता है। सीधी टक्कर तो मुमकिन नहीं है, मुझे इसे अपनी अक्ल से हराना होगा। एक पल सोचने के बाद मैं तेजी से जटिल भूभाग और लताओं वाले क्षेत्र की ओर रेंगने लगा। सुनहरे पंखों वाले महान बाज ने गुस्से में एक चीख निकाली और मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर वो पागलों की तरह झपटकर हमला करने लगा। मैंने अपने फुर्तीले शरीर के दम पर इधर उधर बचता रहा। कई बार उसके पंजे मेरे सिर के ऊपर से गुजरे। मैं कह सकता हूँ कि मैं मौत के मुंह से बाल बाल बचा। इस तरह हम एक सांप और एक पक्षी एक दूसरे का पीछा करते रहे और आखिरकार लताओं वाले क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गए। इस समय सुनहरे पंखों वाले महान बाज ने एक और मौका देखा और मुझ पर एक जानलेवा झपट्टा मारा। लेकिन इस बार मुझे बचने की कोई जल्दी नहीं थी। जैसे ही सुनहरे पंखों वाले महान बाज का चेहरा मेरे करीब आने वाला था, मैंने अचानक एक तेज मोड़ लिया और एक तरफ हो गया। वो समय पर रुक नहीं सका और मेरे शरीर के बगल से सीधा निकल गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि वो रुक ही नहीं पाया और सीधा हजारों साल पुरानी बेलों के ढेर में जा घुसा। उसके पंख बेलों में बुरी तरह उलझ गए। काफी देर तक फड़फड़ाता रहा, लेकिन उड़ नहीं पाया।
हे, अब पता चला बेवकूफ परिंदे कि वोट लगना किसे कहते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपनी ड्रैगन की ताकत का इस्तेमाल किया। एक भयानक और खौफनाक दबाव ने पल भर में पूरे इलाके को घेर लिया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगता हुआ गया। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके जैसा दूसरे दर्जे का दैत्य जानवर इस तरह एक गड्ढे में आकर गिरेगा। वो छूटने के लिए पागलों की तरह छटपटाने लगा। नतीजा ये हुआ कि वो जितना छटपटाता, बैलें उसे उतना ही कसकर जकड़ लेती। आखिर में वो एक पोटली की तरह बंध गया और हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपना बड़ा सा मुंह खोला और सीधा उसकी गर्दन पर काट लिया। मेरे ड्रैगन के प्रताप और खानदानी दबाव के आगे वो पलटकर हमला भी नहीं कर सका। उसके ठीक बाद मैंने एक ही झटके में उस परिंदे का सिर कुचल दिया। टेग, मेजबान को बधाई, आपने दूसरे दर्जे के दैत्य जानवर सुनहरे पंखों वाले महागरुड़ का सफलतापूर्वक शिकार किया। इनाम में एक हृदय रक्षक ड्रैगन शल्क दिया जाता है। आवाज खत्म होते ही एक प्राचीन ड्रैगन शल्क मेरे सामने आकर तैरने लगा। ये शल्क बहुत बड़ा तो नहीं था, पर बेहिसाब सख्त था। मैंने कुछ सोचा और इसे अपनी सबसे कमजोर जगह पर लगाने का फैसला किया, सिर्फ बाई युएगुआंग से बचने के लिए। डर था कि कहीं किसी दिन वो धोखे से मेरा काम तमाम न कर दे। आखिरकार वो औरत हर दिन बदला लेने के बारे में ही सोचती रहती है। एक आदेश के साथ वो ड्रैगन शल्क सीधे मेरे शरीर में समा गया और मेरी जान बचाने का सबसे मजबूत हथियार बन गया। मैंने सुनहरे पंखों वाले महागरुड़ की लाश को बेलों से खींचकर निकाला और फिर अपना शिकार लेकर उसी रास्ते से वापस चल दिया। पूरे रास्ते में बड़ी सावधानी से इधर उधर देखता रहा। डर था कि कहीं उस सुनहरे पंखों वाले महागरुड़ के रिश्तेदार न टपक पड़े मुझसे हिसाब बराबर करने के लिए। तभी अचानक पास से ही बहुत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर महसूस हुई। यकीनन कोई दिव्य और दुर्लभ खजाना प्रकट होने वाला था। ये सोचते ही मैंने फौरन अपनी दिशा बदली और उस ऊर्जा के स्रोत की तरफ चल पड़ा। मैं जितना आगे बढ़ता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही घनी होती गई। कुछ मिनट बाद मेरे सामने पन्ने जैसी हरी झील आ गई। झील की सतह से सफेद धुंध की पतली लकीरें उठ रही थी, जिसे देखकर लग रहा था मानो मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो सफेद धुंध असल में ठोस रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा ही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा तरल बन गई थी। ऐसा तो सिर्फ किसी पंथ की पवित्र जगहों पर ही होता है। अरे बाप रे, मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं इतना खुश हुआ कि बस वहीं उड़ने ही वाला था। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। तभी अचानक एक रूह कंपा देने वाली खौफनाक आहट महसूस हुई। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। यह आत्मा की गहराइयों से मौत का खतरा महसूस होने जैसा था। मैं बिना सोचे समझे पलटा और भागा, पर मैं भाग पाता उससे पहले ही झील के बीच से पानी का एक खौफनाक स्तंभ निकला और तबाही मचा देने वाली एक ताकत के साथ मेरी तरफ बढ़ने लगा। पानी का वो स्तंभ जोर से जाकर दूर एक विशाल पेड़ से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते वो विशाल पेड़ पल भर में ढह गया। मैंने पलटकर एक नजर देखा। मेरे तो ठंडे पसीने छूट गए। बहुत खतरनाक था। अभी तो मैं यहीं पर निपट जाता। इसके बाद मैं एक पल भी नहीं रुका और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। यह एहसास उस सुनहरे पंखों वाले महागरुड़ से कहीं ज्यादा खौफनाक था, इतना कि मेरे मन में उसका सामना करने का ख्याल तक नहीं आया। मैं एक ही सांस में न जाने कितनी दूर तक भागता रहा, जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि वो एहसास पूरी तरह से गायब हो गया है। तब जाकर मैं जमीन पर ढेर हो गया और जोर जोर से हांफने लगा। नहीं, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। इस जगह पर बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तब वापस आकर देखूंगा कि क्या मामला है। अपनी सांसें ठीक करने के बाद मैं जितनी तेजी से हो सका अपनी गुफा में लौट आया। अब मेरे दिमाग में बस एक ही बात है, जल्दी से ताकतवर बनना है। मैंने सुनहरे पंखों वाले महागरुड़ की लाश को जमीन पर पटक दिया। अपनी पूंछ से जमीन पर थपथपाकर मैंने बाई युएगुआंग को इशारा किया कि जल्दी से इसे ताज़ा ताज़ा खा ले। वो पास आए और महागरुड़ की लाश को ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में गहरा डर साफ नजर आ रहा था। हालांकि ये परिंदा पूरी तरह मर चुका था, लेकिन उसकी लाश में बची हुई ताकत की वजह से वो अब भी असहज महसूस कर रही थी। यह शायद दूसरे दर्जे का कोई दैत्य जानवर है, बाई युएगुआंग को बड़बड़ाते हुए सुनकर। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने फिर से अपने सिर से महागरुड़ की लाश को धकेला। मैंने फिर से उसे इशारा किया कि देर न करे और जल्दी खाए। वो एक पल के लिए चौंक गई और मन में सोचने लगी,
ये कीड़ा चाहता है कि मैं इसे खा लूं। रुको, इसके अंदर से राक्षसी शक्ति की हलचल कैसे हो रही है? कहीं ये राक्षसी कोर तो नहीं? ये सोचते ही वो तुरंत मांस के अंदर उसे खोजने लगी। उसने बड़ी सफाई से एक हल्की चमकती हुई राक्षसी कोर बाहर निकाली। बाई युएगुआंग पूरी तरह दंग रह गई और आंखें फाड़कर मुझे देखने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा साधारण सांप जिसका कोई स्तर तक नहीं है, उसने दूसरे स्तर के सुनहरे पंखों वाले गरुड़ को कैसे मार गिराया, और ऊपर से उसने सबसे कीमती चीज राक्षसी कोर और शिकार सब कुछ उसे दे दिया। वो राक्षसी कोर को पकड़े रही, उसकी आंखों में अजीब से भाव थे और वो उसे खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैं पास में ये देखकर मन ही मन कुड़ रहा था, अरे जल्दी खाओ, तुम नहीं खाओगी तो मुझे अपना रिटर्न कैसे मिलेगा? देवी जी, सिस्टम का इनाम तुम्हारे खाने पर ही तो टिका है। तुम्हारी सेवा करना मेरे लिए आसान है क्या? तुम्हारे लिए शिकार लाया और राक्षसी कोर भी ला कर दी, और तुम हो कि यहाँ हिचकिचाने का नाटक कर रही हो। मैंने जानबूझकर बेरुखी से उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर बेपरवाह होने का नाटक करते हुए मुंह फेर कर चला गया। अपनी पुरानी जगह पर लौटकर लेट गया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। बाई युएगुआंग ने शरीर झुकाकर मुझे दूर जाते देखा, तब जाकर उसे तसल्ली हुई और उसने गर्दन उठाकर राक्षसी कोर निगल लिया। वो निगलते हुए सोच रही थी, इस कीड़े का आखिर मतलब क्या है? इसके ऐसा करने की बस दो ही वजहें हो सकती हैं, या तो ये खुद इसे खाने से डर रहा है और जहर के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है, या फिर यह राक्षसी कोर को पहचानता ही नहीं। जो भी हो, मुझे क्या, वैसे भी मुझे अपने जख्म भरने के लिए अभी इस चीज की सख्त जरूरत है। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। उसकी फीकी पड़ी हुई पपड़ियों में फिर से चमक आ गई थी। उसके जख्म आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गए थे। वो मुझे घूरते हुए गहरी सोच में पड़ गई। क्या ये वैसा कुछ करने भी नहीं आया? क्या ये बस चाहता था कि मेरे जख्म भर जाएं? या इसका कोई और ही इरादा है? पक्का यह मुझ पर हावी तो नहीं होना चाहता। छोड़ो, अब नहीं सोचना। खैर, वक्त के साथ इसकी असलियत पता चल ही जाएगी। आगे सब पता चल जाएगा। मैं दूर से उसके मन की बात सुनकर मन ही मन हंसा। वक्त के साथ असलियत पता चलेगी, हैं? तुम मौका तो दो जरा। नहीं, गलत कहा। अभी तुम मौका दोगी भी तो भी मैं कुछ नहीं करूँगा। जब तुम इंसानी रूप ले लोगी तब की तब देखेंगे। मैं मन ही मन ये सोच ही रहा था कि आखिरकार वो आवाज सुनाई दी जिसका मुझे इंतजार था। टेग, बाई युएगुआंग द्वारा राक्षसी कोर का सेवन करने पर 100 गुना रिटर्न एक्टिवेट हुआ। होस्ट के लिए बाई युएगुआंग का पसंद का स्तर बढ़ा। मौजूदा पसंद का स्तर 1। मैं मन ही मन एकदम लाचार हो गया। जान पर खेलकर जो राक्षसी कोर लाया उससे पसंद का स्तर बस 1 बढ़ा। यह महारानी कुछ ज्यादा ही चौकन्नी है। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, मेरे अंदर की शक्ति अचानक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। बधाई हो होस्ट, आप पहले स्तर के दानव बन गए हैं। इसके तुरंत बाद मेरा आकार तेजी से कई गुना बढ़ गया। मेरी पपड़ियां और भी मोटी और सख्त हो गईं और उनसे एक ठंडी चमक निकल रही थी। मेरा दिल खुशी से भर गया। पहला स्तर ही इतना जबरदस्त है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर बेहिसाब ताकत आ गई है। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक हैरान करने वाली आवाज आई, हे भगवान, ये बस थोड़ी देर लेटा ही तो था, पहले स्तर का कैसे बन गया? बाई युएगुआंग मुझे आंखें फाड़े देखती रह गई। अब मेरी तुलना में वो बिल्कुल एक छोटे से केचुए जैसी लग रही थी। मेरे होठों पर मुस्कान खिल गई और मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। छोटी, अब देख तेरा ये भाई तुझे कैसे अपना दीवाना बनाता है। जब तेरा भाई तेरे साथ है तो भविष्य में तू तो ऊंची उड़ान भरेगी ही। मगर मैं अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि उसके मन की अगली बात सुनकर मैं तो लगभग वहीं गिरते गिरते बचा। यह इतना बड़ा हो गया, क्या होगा अगर इसने मेरे साथ जबरदस्ती की तो? मेरा ये छोटा सा शरीर तो फटकर मर ही जाएगा। बाई युएगुआंग का चेहरा चिंता से भर गया। उसकी नजरें अनजाने में अपनी ही पतली सी पूंछ पर चली गईं। ये बात सुनकर मैं झटके से सीधा हो गया और यकीन न करते हुए बाई युएगुआंग को देखने लगा। ये कैसी जंगली और वाहियात बातें हैं? क्या ऐसी बातें कोई शांत और गंभीर महारानी सोच भी सकती है? बाई युएगुआंग ने भी हार न मानते हुए पलटकर घूरा और मन ही मन खुद को हिम्मत दे रही थी। एक मामूली से आध्यात्मिक जीव की हमारे ऊपर आंख उठाने की हिम्मत हुई? लगता है जीने से मन भर गया है तुम्हारा। लेकिन हमारे आकार में इतने बड़े फर्क की वजह से उसका वो थोड़ा सा गुस्सा मेरी नजरों में किसी नन्हे बिल्ली के बच्चे के फुफकारने जैसा था।
डरावना तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि प्यारा लग रहा था। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। यह महारानी तो काफी मजेदार है। मैं तो चाहता हूँ कि यह जल्दी से अपने असली रूप में आ जाए। तब इसके सिर पर वो ड्रैगन के सींग पकड़ने में बड़ा मजा आएगा। हे, मैं तो पहले से ही ख्याली पुलाव पकाने लगा था। इस घमंडी नागिन के साथ एक दूसरे को घूरने में मुझे आलस आ रहा था, इसलिए मैं फिर से लेटकर आराम करने लगा। लगता है हमसे डर गया। मुझे पीछे हटते देख बाई युएगुआंग खुश हो गई, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि मैं अचानक अगले स्तर पर कैसे पहुंच गया। पर बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने सोचना ही छोड़ दिया। उसने बस यही मान लिया कि मुझे बाहर कोई खास मौका मिल गया होगा। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे गुफा के बाहर की तरफ जाने लगा। गुफा से बाहर निकलकर मैंने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर ली, इस डर से कि यह नई ठीक हुई छोटी महारानी पीछे न रह जाए। मुझे बाहर जाते देख बाई युएगुआंग तुरंत मेरे पीछे हो ली, पर आखिरकार वो अभी तो ठीक हुई थी। उसके रेंगने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी थी। भले ही मैं अपनी पूरी रफ्तार से नहीं चल रहा था, फिर भी मैं उससे काफी आगे निकल गया था। कुत्ते गुलाम, जल्दी रुको, हमारे लिए रुको। जब हम अपनी पूरी ताकत वापस पालेंगे तो तुम्हें रस्सी से बांधकर घुमाएंगे, ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले। बाई युएगुआंग गुस्से से दांत पीसने लगी और बड़बड़ाने लगी। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी और रियायत करके उसका इंतजार करूं, पर जैसे ही मैंने कुत्ते गुलाम और घुमाएंगे जैसे शब्द सुने, मेरा गुस्सा भड़क गया। इस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे बताना ही होगा कि असली मालिक कौन है। बिना कुछ कहे मैंने सीधे अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पलक झपकते ही उसे सैकड़ों मीटर पीछे छोड़ दिया। बाई युएगुआंग तुरंत घबरा गई। इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि हम तुम्हारा खजाना छीन लेंगे? ये सुनकर वो और भी गुस्से में आ गई और अपनी पूरी ताकत से मेरा पीछा करने लगी। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। वो बस बेबसी से मुझे दूर जाते हुए देखती रही। आखिरकार उसने पूरी तरह से हिम्मत हार दी और बेचारगी से रुक गई। वो वापस गुफा में छिपने के लिए मुड़ी। ठीक उसी समय मैं पास की एक ऊंची चट्टान पर आ गया और ऊपर से उसे देखने लगा। मैंने अपनी पूंछ हिलाकर उसे ऊपर आने का इशारा किया। उसने हैरानी से अपनी आंखें फाड़ ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम हमें अपने साथ चलने की इजाजत दे रहे हो? मैंने अधीर होकर फिर से अपनी पूंछ हिलाई। मैंने उसे देर न करने और जल्दी आने का इशारा किया। ये देखकर उसने भी नखरे करना बंद कर दिया और तुरंत ऊपर चढ़ गई और मेरी पीठ पर कुंडली मारकर बैठ गई। शुक्र है तुम्हें अक्ल तो आई। फिर मैं बाई युएगुआंग को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद हम एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल में घुसते ही मैंने अपने पहले स्तर के दैत्य जानवर की शक्तिशाली ऊर्जा को बिना किसी रोक टोक के बाहर छोड़ दिया। जल्द ही इस उकसाने वाली ऊर्जा ने दूसरे पहले स्तर के दैत्य जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दूर से अचानक एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। वो कान फाड़ देने वाली आवाज एक झटके की लहर की तरह फैली। बाई युएगुआंग डर के मारे चीख पड़ी। मैं घबराया नहीं, मेरे पूरे शरीर की त्वचा तन गई। मेरे कानों ने आवाज की जगह का पता लगा लिया था। एक बंदर जैसी काली परछाई बेल पकड़कर झूलते हुए आई, जिससे पहले स्तर के दैत्य जानवर की ऊर्जा पूरी तरह फैल रही थी। बाई युएगुआंग अभी भी उस दैत्य जानवर की ताकत से हैरान थी, लेकिन मैंने उसे कोई भाव नहीं दिया। इससे पहले कि वो जानवर जमीन पर उतरता, मैंने अपना शरीर सिकोड़ा, अपना खूनी बड़ा मुंह खोला और उस पर हमला कर दिया। उस बंदर ने अपनी छाती फुला रखी थी, उसके मुंह से बदबू आ रही थी और वो एक छोटे पहाड़ की तरह अपनी लोही जैसी मुठियां चला रहा था। उसे लगा कि मैं एक आसान शिकार हूँ, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मैं उससे भी ज्यादा तेज हूँ। मैंने पल भर में उसकी मुट्ठी से बचकर मौका देखते ही उसकी मोटी बांह को जकड़ लिया। सांस कसकर सांस। मैं मन ही मन दहाड़ा और मेरा शरीर स्टील की रस्सी की तरह उसके चारों ओर कई बार लिपट गया। मैं अपनी पूरी ताकत से उसे कसने लगा। वो जानवर दर्द के मारे आसमान की ओर देखकर चीखने लगा। मैंने उसकी हड्डियां इतनी जोर से जकड़ी कि कड़कड़ाने लगी, आंखें भी बाहर निकलने वाली थीं। कुछ मिनट बाद उसकी धड़कन रुक गई। मैंने उसकी विशाल लाश को कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया। बाई युएगुआंग बाहर से तो शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से तो जैसे फट पड़ी थी। इस लड़के की लड़ने की ताकत इतनी ज्यादा है कि यह अपने ही लेवल वालों को एक झटके में मार सकता है। बुरा नहीं है, आज से मैं इसे अपने जूते साफ करने की इजाजत देती हूँ। मैं नफरत से हंसा। और जूते साफ करना?
इसे बात के लिए बचाकर रखो। मैंने उसे उस बंदर का डीमन कोर खाने का इशारा किया। बाई युएगुआंग चौंक गई और मन ही मन फिर से कहानियां गढ़ने लगी। इस सांप का क्या मतलब है? अभी एक दिया था और फिर से दे रहा है। क्या ये मुझे बच्चे पैदा करने के लिए फुसलाना चाहता है या मुझे सिर्फ एक जरिया समझ रहा है? मैं सुनकर हैरान रह गया। ये औरत सच में बहुत ड्रामे करती है। अगर इसे पता चल गया कि मैं एक ड्रैगन हूँ तो पता नहीं मन ही मन मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। मैंने बकवास करने में समय बर्बाद नहीं किया, सीधे उस बंदर की लाश को दबाकर कई टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे डीमन कोर निगलने को कहा। ठीक, बाई युएगुआंग ने लेवल 1 का डीमन कोर खाया। स्किल हासिल हुई, ब्लड रिफाइनिंग आर्ट। मैंने अपने नंगे सांप जैसे शरीर को देखा। इस चीज का भला क्या फायदा? मैं कोई पिशाच तो हूँ नहीं। इसे जमा करके ही रखना बेहतर है। इसके बाद बाई युएगुआंग का पेट भरने के लिए, जो कि एक अथाह गड्ढे जैसा है, मैंने एक तेंदुए को भी मार डाला। 2 लेवल 1 के डीमन कोर खाने के बाद सिस्टम ने अचानक बताया कि उसे लेवल अप करने के लिए लेवल 2 का डीमन कोर चाहिए। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ये तो बहुत ज्यादा खर्चीला है। पर बाई युएगुआंग तो बड़े गर्व से मेरे सिर पर खड़ी होकर ऐसे हुक्म चला रही थी जैसे कोई महारानी हो। अच्छा है, ये सांप काफी तेजी से काम करता है। इसे इनाम में अपना चमचा बना लेती हूँ। मुझे हंसी आ गई। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह पाल रहा हूँ और तू मुझे अपना नौकर समझ रही है। इंतजार कर, जब तू इंसानी रूप ले लेगी मैं तुझे देख लूंगा। अनजाने में मैं फिर से उस जादुई तालाब के पास तैरकर पहुंच गया। पिछली बार मेरा कोई लेवल नहीं था और मुझे भगा दिया गया था। इस बार मैं भी लेवल 1 का डीमन बीस्ट बन गया हूँ। मुझे पिछली बेइज्जती का बदला लेना ही होगा। बाई युएगुआंग भी यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ललचा रही थी, लेकिन मेरे पास उसके लिए समय नहीं था। मैं सीधे गहरे तालाब की ओर तैर गया। मैं उस अनजानी चीज को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, पर जैसे ही मैं शांत पानी की सतह के पास पहुंचा, वो अचानक उबलते पानी की तरह उफनने लगा। एक भयानक जानलेवा इरादे ने तुरंत मेरी पीठ को निशाना बना लिया। अच्छा नहीं है। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह एहसास ठीक नहीं है। मैं तेजी से मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा और उसी पल एक बाल्टी जितनी मोटी पानी की धार जोरदार धमाके के साथ ठीक उसी जगह पर गिरी जहां मैं था। जमीन पर सीधा एक बड़ा गड्ढा बन गया। मैं भागते भागते पीछे मुड़कर देखा। तालाब के पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। एक डरावना सिर जो गहरे नीले रंग के स्केल्स से ढका था पानी से बाहर निकला। उसकी पहिए जितनी बड़ी खड़ी पुतलियां मुझे घूर रही थी और उसके पूरे शरीर से दम घुटने वाला दबाव महसूस हो रहा था। टैग, लेवल 3 के डीमन बीस्ट का सामना। आयरन ड्रैगन काप, एक तरह की काप स्पिरिट जो जल्द ही एक समुद्री ड्रैगन में बदलने वाली है। मैं डर के मारे बुरी तरह घबरा गया और जान बचाने के लिए अपने शरीर को मोड़ते हुए भागने लगा। मेरे पीछे बर्फ के टुकड़ों के साथ पानी की मोटी धारें लगातार गिर रही थी। हर हमले से जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन रहा था। बैंग, मेरी पीठ पर एक जोरदार वार हुआ। दर्द सीधे दिल तक पहुंच रहा था। मेरे स्केल्स भी टूटकर बिखर गए थे, लेकिन मुझमें रुकने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो मैं सच में सांप का सूप बन गया होता। एक ही सांस में कई मील दौड़ने के बाद मैं जमीन पर गिरकर हांफने लगा। बाई युएगुआंग भी डर से सन्न रह गई थी। होश में आने के बाद उसकी आंखों से गुस्सा फूट रहा था। उस घटिया बदबूदार काप ने अभी तो लगभग हमें कैंडी की तरह सीख में पिरो ही दिया था। ये हिसाब मैंने याद रखा है। कभी न कभी तेरा सूप बनाकर पी जाऊंगी। बाई युएगुआंग गुस्से से कांप रही थी। एक महान महारानी को एक काप दैत्य दौड़ा रहा था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो उसकी इज्जत का क्या होगा? मैं उसके मन की बात सुनकर पूरी तरह से सहमत था। ये बदला तो लेना ही होगा और अच्छा होगा कि मेहनत वो करे और मैं बैठे बैठे फायदा उठाऊंगा। अभी वाली लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तीसरे स्तर के और पहले स्तर के राक्षसी जानवर में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मैं तेज नहीं भागता तो मैं अब तक एक मरा हुआ सांप बन चुका होता। मुझे अपने दिल के डर को शांत करने में काफी देर लगी। जब ज्यादा ताकतवर वाले को नहीं हरा सकते तो पहले कमजोर को चुनना चाहिए। मैं बाई युएगुआंग को घने जंगल में ले गया, खास तौर पर दूसरे स्तर के राक्षसी जानवरों को ढूंढने के लिए। जब बदला लेना ही है तो पहले उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। गड़गड़ाहट, जमीन अचानक जोर जोर से कांपने लगी, जैसे हजारों सैनिक एक साथ दौड़ रहे हों। इस हलचल में एक जंगलीपन और दबाव का एहसास था,
जिससे मेरी हड्डियां तक कांप रही थीं। गैंडा सही समय पर आया। अभी अभी उस काप दैत्य से बचकर भागे थे और गुस्सा निकालने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन बाई युएगुआंग ने तुरंत अपना शरीर सिकोड़ लिया। वो आवाज की दिशा में चौकन्नी होकर देखने लगी। ज्यादा देर नहीं हुई कि लोहे जैसे भूरे कवच वाला एक विशाल जानवर पेड़ों को तोड़ता हुआ बाहर निकला। उसका शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा था और नाक के ऊपर लगभग 1 मीटर लंबा काला सींग था, जो धूप में ठंडा चमक रहा था। ये आयरन आर्मर्ड राइनो है, दूसरे स्तर का राक्षसी जानवर। बाई युएगुआंग जोर से चीखी। वो साफ तौर पर घबरा गई थी। तभी सिस्टम का संदेश आया, मेजबान का सामना हुआ है। दूसरे स्तर के जानवर आयरन आर्मर्ड राइनो से बाई युएगुआंग को आगे बढ़ने के लिए ठीक एक दूसरे स्तर के दैत्य मणि की जरूरत है। तो क्या हुआ अगर ये दूसरे स्तर का है? भले ही मैं सिर्फ पहले स्तर का हूँ, लेकिन इस घने जंगल में इतने बड़े शरीर के साथ ये तेजी से हमला नहीं कर सकता। यही मेरा मौका है। मैंने अपने शरीर को कुंडली मारकर लपेटा और ऊपरी हिस्से को कई गज ऊपर उठा लिया। फिर मैं फुफकारते हुए उसे घूरने लगा। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कोई हिल नहीं रहा था। वो आयरन आर्मर्ड राइनो भी अचानक हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो अपने अगले पैर से जमीन खुरच रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। ये बेवकूफ औरत बाई युएगुआंग चुपके से नीचे उतर गई। वो छिपकर हमला करना चाहती थी। क्या मजाक है? बिना किसी रैंक वाला एक छोटा सांप दूसरे स्तर के जानवर पर छिपकर हमला करने जाएगा? ये तो सीधे मौत को बुलावा देना है। ये पागल औरत। मैंने मन ही मन उसे कोसा। उसे बेकार में मरने से बचाने के लिए मुझे ही पहले हमला करना पड़ा। मेरा सांप का शरीर सिकुड़ा और एक झटके में उछलकर मैं एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। आयरन आर्मर्ड राइनो मेरी हरकत से चौंक गया। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और अपना सिर झुकाकर टक्कर मारने आया। धड़ाम! वो बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया और बीच से टूट गया। कितनी भयानक ताकत है! लेकिन मैं ज्यादा तेज था और पहले ही उछलकर दूसरे पेड़ पर जा चुका था। इस समय उसकी पुरानी ताकत खत्म हो चुकी थी और नई ताकत बनी नहीं थी। यही सही समय है। मैंने पेड़ के तने पर जोर से पैर मारा और कमान से निकले तीर की तरह उसकी बगल की तरफ लपका। मैंने उसका गला पकड़ने के लिए अपना मुंह पूरा खोला, लेकिन उस जानवर ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने जोर से अपना सिर हिलाया और वो सींग बुरी तरह से मेरी तरफ चुभा। मैं एक तरफ हटकर जानलेवा हमले से बच गया, लेकिन उस गैंडे के मोटे पैर ने मुझे जोर से लात मारी। खटाक! मेरे शरीर में तेज दर्द हुआ। मेरी खाल के टुकड़े हवा में उड़ गए। मेरे शरीर का एक बड़ा हिस्सा फट गया था और सफेद हड्डी दिख रही थी। ताजा खून की धार बह निकली। जमीन पल भर में लाल हो गई। ये पहली बार था जब मुझे इतनी गहरी चोट लगी थी। लौ कवच गैंडे की हालत भी अच्छी नहीं थी। वो पेड़ों के ठूंठ के ढेर में जा टकराया और उसमें फंस गया, निकल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में हैरानी भरी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझ जैसा पहले स्तर का राक्षसी जानवर अपनी जान की बाजी लगा देगा। मैं घायल हो चुका हूँ, तुम्हें तो मरना ही होगा। मैंने तेजी का फायदा उठाते हुए तेज दर्द को सहा। मेरे सांप जैसे शरीर ने स्टील के तार की तरह कसकर उसके धड़ को जकड़ लिया। इससे पहले कि वो ठूंठ से खुद को छुड़ा पाता, मैंने अपनी पूंछ में पूरी ताकत भरी और एक कोड़े की तरह जोर से उसकी आंख पर मारी। चटाक! उसकी आंख तुरंत खून और मांस का लोथड़ा बन गई। लौ कवच गैंडा दर्द से पागलों की तरह छटपटाने लगा। उसके मजबूत हाथ पैर हवा में चलने लगे। जमीन पर उसके पैरों के निशान से गड्ढे बन गए। मेरे लिए मर जाओ! मैंने पागलों की तरह अपने शरीर को कस लिया, जिससे उसकी पसलियों के टूटने की कड़कुड़ाहट सुनाई देने लगी। मैंने कसकर उसका गला जकड़ लिया। लौ कवच गैंडा जान बचाने के लिए जमीन पर लौटने लगा। उसकी मोटी चमड़ी पर मौजूद कवच ने मेरे मांस को छीलकर खून लुहान कर दिया, लेकिन मैंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और अपनी पूरी ताकत से उसे घूंट दिया। तभी बाई युएगुआंग को आखिरकार मौका मिला। वो आगे बढ़ी और उसके पिछले पैर की जड़ में जोर से काट लिया। हालांकि इससे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन यह ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका साबित हुआ। कुछ मिनटों के बाद लौह कवच गैंडे ने आखिरकार छटपटाना बंद कर दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर तेज दर्द से तड़प रहा था। मेरी कमर और पेट का घाव इतना गहरा था कि हड्डी दिखाई दे रही थी। बाई युएगुआंग ने मेरी चोट देखी और उसकी आंखों का भाव बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मदद करने के लिए मैं इस हद तक अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मैंने थोड़ी देर आराम किया,
मैंने गैंडे के शव को अपनी ओर खींचा और उसे राक्षसी कोर खाने का इशारा किया। वो चौंक गई और जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगी। वो चाहती थी कि मैं अपने घाव भरने के लिए वो राक्षसी कोर खा लूं। ज्यादा नाटक मत करो, मैं मन ही मन चिढ़ गया। अगर उसने अभी अभी छिपकर हमला करने की कोशिश न की होती तो मुझे पहल करने के लिए खुद को घायल करने की जरूरत ही न पड़ती। काफी देर तक मना करने के बाद उसने आखिरकार आंसू भरी आंखों से वो दूसरे स्तर का राक्षसी कोर निगल लिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि भविष्य में वो मुझे 100 गुना बदला चुकाएगी। मैंने भी उसे कुछ समझाने की जहमत नहीं उठाई। अगर उसे पता चल जाता कि मैंने ये सब सिस्टम की 100 गुना वापसी के लिए किया है तो शायद वो गुस्से से वहीं मर जाती। डिंग, बाई युएगुआंग ने दूसरे स्तर का राक्षसी कोर खाया, जिससे 100 गुना वापसी सक्रिय हो गई। होस्ट को चट्टान पर चढ़ने में महारत हासिल करने के लिए बधाई। बेकार स्किल है, मैंने मन ही मन गाली दी। लेकिन जैसे ही उसने तरक्की करना शुरू किया, एक बड़ी मात्रा में राक्षसी शक्ति मेरे शरीर में आने लगी। मेरे शरीर के घाव आंखों के सामने ही भरने लगे। मेरी शक्ति भी तुरंत अपने चरम पर लौट आई। बस हैरानी की बात यह है कि मैं अभी भी दूसरे स्तर पर नहीं पहुंच पाया। मेरा ये शरीर भी एक अथाह गड्ढे जैसा है। मैं इस बात से परेशान था ही कि तभी मेरे बगल में बाई युएगुआंग के साथ कुछ अजीब होने लगा। उसकी शक्ति बेकाबू हो गई, कभी ठंडी तो कभी गर्म महसूस हो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे वो अपनी सुध बुध खोने वाली हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में जो पहले ठंडक और गुरूर था, अब उनमें एक अजीब गुलाबी रंग की चमक थी। वो पल भर में मुझ पर झपट पड़ी। मैंने अपनी लगभग टूटी हुई कमर को हिलाया। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन लगता है इस बार भी कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर सिस्टम अभी अभी लगातार बज रहा था, लेकिन अभी मैं बहुत थक गया हूँ। पहले सो जाता हूँ, फिर बाद में देखूंगा। पता नहीं कितना समय बीत गया। आंखों में चुभती धूप की वजह से मेरी नींद खुली। आंखें खोलते ही मैंने देखा कि बाई युएगुआंग एक कोने में सिकुड़ी हुई है। वो अपनी पूंछ से कसकर अपना चेहरा छिपाए हुए थी और उसका पूरा शरीर एक गोले में सिमटा हुआ था। उसकी खाल की पपड़ियों से एक अजीब गुलाबी रंग की चमक निकल रही थी। मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर मुझे समझ आया, ये लड़की जाग गई है और ऐसा लगता है कि उसे कल रात की बातें भी याद आ गई हैं। मैं चुपके से उसे देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। एक महान महारानी का ये रूप वाकई में थोड़ा प्यारा लग रहा था। अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। उसकी शक्ति कल के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मॉडल, ये तो सीधे दूसरे स्तर की दैत्य बन गई। लगता है उस दैत्य मणि और साधना में भटकने के असर से इस मुसीबत में भी उसका भला हो गया। तभी मेरे शरीर के अंदर अचानक एक तेज हलचल हुई। सिस्टम की ठंडी मशीनी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। टैग, होस्ट और बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के बीच गहरे अंतरंग संपर्क का पता चला है। हिडन रिवॉर्ड ट्रिगर हो गया है। रिवॉर्ड का गुना कैलकुलेट किया जा रहा है। बधाई हो होस्ट, आपको 100 गुना क्रिटिकल रिटर्न मिला है। आप सीधे पहले स्तर के शिखर से दूसरे स्तर के दैत्य जानवर बन गए हैं। टैग, बधाई हो होस्ट, आपने पैसिव स्किल सम्मोहन प्रतिरोध को जगा लिया है। यह आपको सभी तरह के मानसिक हमलों और सम्मोहन जैसे जादू से बचा सकता है। टैग, बधाई हो होस्ट, आपने एक्टिव स्किल ड्रैगन का दबदबा को जगा लिया है। आप ड्रैगन का दबाव छोड़कर निचले स्तर के दैत्य जानवरों को डरा सकते हैं। जैसे ही सिस्टम की आवाज बंद हुई, मेरे शरीर की शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। मेरी त्वचा मोटी हो गई और उस पर हल्की सुनहरी चमक आ गई। मेरा पूरा शरीर और भी मोटा हो गया। मैंने अपनी मुट्ठी भींची, नहीं, कहना चाहिए कि अपनी पूंछ भींची। अपने अंदर की जबरदस्त ताकत को महसूस करके मैं बहुत खुश हुआ। क्या यही दूसरे स्तर के दैत्य जानवर की ताकत है? ये तो पहले से 10 गुना से भी ज्यादा है। और ये दोनों नई स्किल्स तो कमाल की हैं। सम्मोहन प्रतिरोध के साथ मुझे अब कभी भी मानसिक नियंत्रण का डर नहीं रहेगा। और ड्रैगन का दबदबा तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए एक जरूरी हथियार है। सबसे जरूरी बात यह है कि तो अंतरंग संपर्क से हिडन रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि भविष्य में मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और इस खतरनाक ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। नहीं, अगर मैं इसके बारे में और सोचता रहा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बाई युएगुआंग को मेरी शक्ति में बदलाव का एहसास हो गया था। उसने अपनी पूंछ से एक छोटी सी दरार बनाई और चुपके से मेरी तरफ देखा। फिर मैंने देखा कि उसका पूरा सांप जैसा शरीर अकड़ गया। उसकी ठंडी सांपों जैसी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था।
वो मन ही मन चिल्ला रही थी, ये कैसे हो सकता है? ये हैंडसम फिर से इतना ताकतवर कैसे हो गया? कल तो ये पहले स्तर पर था, आज ये दूसरे स्तर पर पहुंच गया। और इसकी शक्ति से मुझे भी थोड़ा दबाव क्यों महसूस हो रहा है? क्या ये सच में कल रात की वजह से है? वो आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई और अपनी पूंछ से अपना चेहरा और भी कसकर ढक लिया। उसके मन की बात सुनकर मैं लगभग हंस पड़ा। ये लड़की अब शायद अपनी जिंदगी पर ही शक कर रही होगी। मैंने अभी अभी जागने का नाटक किया और धीरे धीरे अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मैंने अपनी सबसे कोमल नजरों से उसकी परवाह की। मेरे बोलते ही मैंने देखा, बाई युएगुआंग की त्वचा और भी लाल हो गई। उसकी पूंछ के नीचे का चेहरा आग की तरह तप रहा था। वो मन ही मन कोस रही थी, ये हैंडसम जिसने फायदा उठाया और अब शरीफ बन रहा है। कल रात तो साफ साफ उसे मैंने पहल की थी। मुझे अब और नहीं जीना। वो जितना सोचती उतना ही गुस्सा होती। उसने अचानक अपना सिर उठाया और मुझे घूरा। उसकी सांपों जैसी आंखों में शर्म और गुस्सा भरा था। वो मुझे उसी वक्त जिंदा निगल जाना चाहती थी। हैंडसम, नाटक मत करो, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा ठंडक थी, लेकिन उसकी गुलाबी त्वचा के साथ इसका कोई डरावना असर नहीं हुआ, बल्कि यह अजीब तरह से प्यारा लग रहा था। मैं उसे और छेड़ने ही वाला था कि अचानक मुझे उसके शरीर में दैत्य शक्ति में तेज उतार चढ़ाव महसूस हुआ। लगता है ये लड़ने वाली है। और हाँ, उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया और अपनी जीभ बाहर निकालने लगी। जाहिर है वो मुझे बेखबर पाकर सबक सिखाना चाहती थी। हालांकि वो अभी अभी दूसरे स्तर पर पहुंची थी, लेकिन मैं सिस्टम की ताकत वाला आदमी हूँ। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं आलस से लेटा रहा और जम्हाई लेने का भी मन कर रहा था। अगले ही पल मैंने जानबूझकर ड्रैगन के दबदबे का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ा। एक हल्का सा दबाव तुरंत पूरी गुफा में फैल गया। बाई युएगुआंग की दैत्य शक्ति, जिसे उसने अभी अभी इकट्ठा किया था, जैसे ठंडे पानी की बाल्टी से बुझा दी गई हो, वो वहीं की वहीं जम गई। उसकी सांपों जैसी आंखों में हैरानी भरी थी। वो मन ही मन चिल्ला रही थी, ये कैसा दबाव है? इससे मेरी आत्मा क्यों कांप रही है? ड्रैगन वंश भी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, रुको, उसके माथे पर वो मांस का सींग। क्या उसने सच में ड्रैगन वंश की शक्तियों को जगा लिया है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैं ही असली ड्रैगन वंश की महारानी हूँ। इस कीड़े की यह हिम्मत कैसे हुई? उसके चेहरे के हाव भाव बदलते देख मुझे अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। मुझ पर चुपके से हमला करना चाहती थी। अब पता चला कि असली बॉस कौन है। मैंने अपनी ड्रैगन वाली शक्ति वापस ले ली और उसे उसी मासूमियत भरी नजरों से देखता रहा। वो बहुत देर तक हैरान रही, फिर उसे होश आया, लेकिन इस बार मुझे देखने का उसका नजरिया बदल गया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ शर्मिंदगी और नफरत नहीं थी, बल्कि उसमें एक उलझन और डर भी था। वो चुपचाप फिर से कोने में सिकुड़ गई और अपनी पूंछ से खुद को लपेट लिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बीच बीच में चुपके से मुझे देख रही थी। आखिर ये कीड़ा है क्या भला? क्या मैं सच में उसकी साधना का पात्र बन गई हूँ? छोड़ो, इस बारे में नहीं सोचना। वैसे भी मैं अभी उसे हरा नहीं सकती। पहले छिपकर जान बचा लूं, फिर देखूंगी। इस अजीब सी खामोशी के बीच अचानक गुफा के बाहर से एक जानवर की जोरदार, कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। दहाड़, इसके तुरंत बाद जोरदार लड़ाई और दर्दनाक चीखें सुनाई दी। एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा तेजी से गुफा की ओर बढ़ रही थी। मैंने और बाई युएगुआंग ने एक साथ गुफा के मुहाने की तरफ देखा। खतरे को भांपकर उसके शरीर की सारी परतें खड़ी हो गईं और मैंने भी अपने चेहरे से आलसपन का भाव हटा दिया। मेरी आंखें गुफा के बाहर टिकी हुई थीं। वो ऊर्जा कम से कम दूसरे चरण के शिखर पर थी और आने वाले का इरादा नेक नहीं था। लगता है अभी जो मेरी शक्ति बढ़ी है, उसी ने मुसीबत को दावत दी है। मैं धीरे से उठा और बाई युएगुआंग के सामने खड़ा हो गया। वो एक पल के लिए चौंक गई और फिर से मन ही मन सोचने लगी, इस कीड़े का मतलब क्या है? ये मेरी रक्षा करना चाहता है? हम्फ, किसको पड़ी है? लेकिन उसका शरीर ईमानदारी से मेरे पीछे खिसक गया। गुफा के बाहर की दहाड़ें और करीब आती जा रही थी। जमीन भी हल्की हल्की कांपने लगी थी। एक भयानक लड़ाई शुरू होने वाली थी। गुफा के बाहर की दहाड़ें और करीब आती जा रही थी और जमीन के कांपने की गति भी तेज होती जा रही थी। मैं बाई युएगुआंग के सामने खड़ा था और आंखें गड़ाए गुफा के मुहाने को देख रहा था। वो मेरे पीछे सिकुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी पूंछ बेचैनी से मुझे चुभ रही थी। ये कीड़ा सच में मेरी रक्षा करने का इरादा रखता है। हम्फ, अगर थोड़ी देर में ये हार गया तो मैं तेरी जान बचाने नहीं आऊंगी।
मुझे उसके मन में चल रहे नाटक की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि गुफा के मुहाने पर एक बहुत बड़ा साया उभर आया था। वो दूसरे चरण के शिखर पर पहुंचा हुआ एक लौह पीठ वाला भेड़िया था। उसका शरीर 10 झांग लंबा था। उसके पूरे शरीर के बाल स्टील की सुइयों की तरह खड़े थे और उसकी हरी हरी डरावनी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने अपना खून से सना विशाल मुंह खोला और सड़ी हुई बदबूदार सांस मेरे चेहरे पर आई। उसकी गहरी दहाड़ गुफा में गूंज रही थी। छोटे कीड़े, क्या तुम ही हो जिसने अभी अभी अपनी शक्ति बढ़ाई है? ये गुफा मुझे पसंद आ गई है। समझदार हो तो दफा हो जाओ। मैं कुछ कहता उससे पहले ही बाई युएगुआंग ने मेरे पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। उसकी जुबान फुफकार रही थी और आंखों में ठंडक थी। एक मामूली से आवारा जानवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बदतमीजी करने की? वो भेड़िया एक पल के लिए चौंक गया और फिर कान फाड़ देने वाली हंसी में हंस पड़ा। एक छोटी सी नागिन जो अभी अभी दूसरे चरण में पहुंची है, वो भी चिल्लाने की हिम्मत कर रही है। अच्छा हुआ, मुझे भूख भी लगी थी। तुम दोनों को ही एपेटाइजर बना लेता हूँ। इतना कहते ही वो तेजी से हम पर झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में बस एक धुंधली परछाई रह गई। बाई युएगुआंग का पूरा शरीर तन गया। उसने लड़ने के लिए अपनी पूरी राक्षसी शक्ति एक पल में सक्रिय कर ली, लेकिन मैंने आलस में बस अपनी पूंछ हिलाई। मैंने अपनी पूंछ से उसे पीछे धकेलकर पीछे हटने का इशारा किया। वो एक पल के लिए चौंक गई और फिर से मन ही मन चिल्लाने लगी, इस कीड़े का मतलब क्या है? ये मुझे कमजोर समझ रहा है। मैं महान ड्रैगन वंश की महारानी हूँ। मुझे इसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका शरीर ईमानदारी से चुपचाप कोने में सिकुड़ गया। उसकी नागिन जैसी आंखें लड़ाई के मैदान पर टिकी थी और वो किसी भी पल मदद के लिए तैयार थी। नीले भेड़िए के तेज पंजे हवा को चीरती हुई तेज आवाज के साथ मेरे सामने आ गए। मैं न तो हटा और न ही बचा, यहाँ तक कि मैंने उबासी लेने की भी हिम्मत की। बैंग! ये पंजा मेरे दिल की जगह पर जोर से लगा। टूटे पत्थर चारों ओर बिखर गए और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। बाई युएगुआंग इतनी डर गई कि उसका दिल लगभग रुक गया। खत्म, ये कीड़ा अब मरने वाला है। नहीं, अगर यह मर गया तो मेरा क्या होगा? हालांकि जब धूल छटी, मैं अभी भी वहीं लेटा हुआ था। मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। मेरे शल्कों के नीचे हल्की सी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वो दिल की रक्षा करने वाला ड्रैगन शल्क था। नीला भेड़िया चौंक गया, अविश्वास से अपने पंजों को देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने दूसरे स्तर के शिखर पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। तुम, जिसने अभी अभी दूसरे स्तर पर कदम रखा है, तुम्हें कोई चोट कैसे नहीं आई? मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। बस इतना ही? क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? नीले भेड़िए की आंखों में डर चमक उठा। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि उसके सामने वाला ये सांप ठीक नहीं था। वो मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना मुंह खोला और मेरे शरीर में ड्रैगन का खून पल भर में उबलने लगा। मेरे गले की गहराई से आग का एक गर्म गोला फूट पड़ा। ड्रैगन की सांस, लाल सुनहरी लपटें बाढ़ की तरह थीं। वे तुरंत नीले भेड़िए तक पहुंच गई। उसके शरीर की रक्षा करने वाली दानवी ऊर्जा कागज की तरह लग रही थी। वो तुरंत जलकर राख हो गई। दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। नीला भेड़िया पागलों की तरह जमीन पर लौट रहा था, अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ड्रैगन की सांस कोई साधारण आग नहीं थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, आग और भी तेज होती गई। मैं धीरे धीरे उसके पास रैंक कर गया। उसे जमीन पर लौटते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। दिखावा करना चाहते थे, है ना? अब तुम्हें पता चला कि असली बाप कौन है। नीले भेड़िए ने निराशा से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें दया की भीख मांग रही थीं। मैंने बकवास करने की जहमत नहीं उठाई। मैंने अपनी पूंछ जोर से घुमाई और मेरे शरीर के भीतर अभी अभी सीखी गई दिव्य ड्रैगन की पूंछ की शक्ति तुरंत बाहर निकल आई। बैंग! ये पूंछ उसके सिर पर जोर से लगी। उसने 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ों को तोड़ दिया और अंत में जमीन पर जोर से जा गिरा। 2 बार फड़फड़ाने के बाद उसने सांस लेना बंद कर दिया। पूरी प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक थी। शुरू से अंत तक इसमें कुछ मिनट भी नहीं लगे। मैंने अपनी पूंछ हिलाई और धीरे धीरे नीले भेड़िए के शरीर की ओर रेंगा। अपने जहरीले दांतों से उसका पेट फाड़ दिया। मैंने एक मुट्ठी के आकार का दानव कोर निकाला, जिस पर अभी भी गर्म दानवी शक्ति बाकी थी। बाई युएगुआंग कोने में खड़ी होकर देखती रही।
पूरी तरह से हैरान, जैसे पत्थर बन गई हो। उसका मन पागलों की तरह दहाड़ रहा था। क्या यह वही वासना का कीड़ा है जो सिर्फ मुझ पर जबरदस्ती करना जानता था? एक रात सोकर यह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? दूसरे स्तर के शिखर वाला उसके हाथों में एक खिलौने जैसा था। क्या मेरे शरीर में वाकई कोई जादुई असर है? कल रात उस चीज के बाद वो अचानक इतना शक्तिशाली हो गया। उसे अपने जीवन पर शक होने लगा कि क्या वह ड्रैगन कबीले की महारानी असली भी है या नहीं। मैं दानव कोर को अपने मुंह में लेकर उसके सामने रैंक कर गया और अपने सिर से उसे हल्का सा धक्का दिया। तभी वो होश में आए और अनजाने में अपना मुंह खोल दिया। मैंने दानव कोर उसके मुंह में थूक दिया। वो चौंक गई। दानव कोर को अपने मुंह में लिए वो मुझे घूरती रही और उसकी सांपों जैसी आंखों में पहली बार उलझन दिखाई दी। मैंने अपनी पूंछ हिलाई और लापरवाह होने का नाटक करते हुए वापस अपनी जगह पर रैंक कर लेट गया। लेकिन मन ही मन में हंस रहा था। पगली, जल्दी खाओ, जब तुम इसे खाओगी तभी तो भाई को कैशबैक मिलेगा। बाई युएगुआंग ने दानव कोर को अपने मुंह में रखा और मिली जुली भावनाओं के साथ मुझे देखती रही। पर इस बार उसने ज्यादा सोचा नहीं और गटक से उस राक्षसी गोली को निगल लिया। राक्षसी गोली के पेट में जाते ही उसके शरीर की ऊर्जा तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। ये एक नए स्तर पर पहुंचने का संकेत था। मैं वहीं लेटे हुए सिस्टम की आवाज का इंतजार करने लगा और जैसा मैंने सोचा था, अगले ही पल टिंग, पता चला है कि बाउंड ऑब्जेक्ट ने लेवल 2 की राक्षसी गोली खाई है। 100 गुना रिटर्न शुरू हो रहा है। होस्ट को बधाई, आपकी स्किल और मजबूत हो गई है। ड्रैगन की सांस अब ड्रैगन ज्वाला बम में बदल गई है। डेवियर ड्रैगन की पूंछ का हमला अब अपने पूरे रूप में विकसित हो गया है। और उसी समय राक्षसी शक्ति की एक बड़ी लहर मेरे शरीर में घुस गई। मुझे इतना आराम मिला कि मैं लगभग चिल्ला ही पड़ा। ये एहसास बहुत ही जबरदस्त है। मैं तो लेटे लेटे ही और ताकतवर बन सकता हूँ। बाई युएगुआंग ने राक्षसी गोली को पचा लिया और उसकी ऊर्जा लेवल 2 के बीच में स्थिर हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और मुझे और भी उलझन भरी नजरों से देखने लगी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर आखिर में उसने बस हम किया और कहा, चलो तुम समझदार तो हो। मैं मन ही मन हंसा। ये घमंडी लड़की दिल ही दिल में तो बहुत खुश है, पर जुबान से कड़वी बातें ही बोल रही है। तभी सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। टेग, आसपास ड्रैगन वंश की हल्की सी ऊर्जा का पता चला है। ऐसा लगता है कि ये कोई प्राचीन खंडहर है। होस्ट को वहां जाकर जांच करने की सलाह दी जाती है। मैंने अचानक अपना सिर उठाया। ड्रैगन वंश के खंडहर, उसके अंदर जरूर कोई अच्छी चीज होगी। हो सकता है कि उससे बाई युएगुआंग की याददाश्त वापस आ जाए, या फिर मुझे और फायदा मिल सकता है। मैंने सिर घुमाकर बाई युएगुआंग की तरफ देखा। वो भी मुझे ही देख रही थी। जाहिर है उसे भी उस हल्की सी ऊर्जा का एहसास हो गया था। उसकी आंखों में एक चमक थी और वो मन ही मन फिर से उलझन में पड़ गई। ये ऊर्जा तो ड्रैगन वंश की लग रही है। मुझे जाकर देखना ही होगा। पर इस छोटे से सांप के साथ जाना, कहीं उसने फिर से वो सब करने की कोशिश की तो? लेकिन अगर मैं नहीं गई तो शायद एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। उसकी मन की बातें सुनकर मेरी हंसी लगभग निकल ही गई। मैंने सीधे अपनी पूंछ हिलाकर उसे ऊपर चढ़ने का इशारा किया। वो एक पल के लिए चौंक गई और थोड़ा झिझकी। फिर भी वो चुपचाप मेरी पीठ पर चढ़ गई और मेरे सिर के पीछे लेट गई। वो अब भी मुंह में बड़बड़ा रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे आना चाहती हूँ, बस रास्ता एक ही है। मैंने उसकी बात काटने की जहमत नहीं उठाई। मैं उसे लेकर उस दिशा में तैरने लगा जहाँ से ऊर्जा आ रही थी। हमारे पीछे उस भूरे भेड़िए का शरीर धीरे धीरे जंगल में गायब हो रहा था। एक नया सफर अभी शुरू ही हुआ था। मैं बाई युएगुआंग को अपनी पीठ पर लादे जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहा था। सिस्टम का बताया हुआ रास्ता और साफ होता जा रहा था और ड्रैगन वंश की वो ऊर्जा भी और घनी होती जा रही थी। बाई युएगुआंग मेरे सिर के पीछे लेटी हुई थी और उसकी जीभ लगातार अंदर बाहर हो रही थी, जैसे हवा में मौजूद किसी स्वाद को चख रही हो। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। ये ऊर्जा यकीनन ड्रैगन वंश की ही है और ये इतनी पुरानी है कि सोचा भी नहीं जा सकता। अगर ये किसी प्राचीन पूर्वज के खंडहर हुए तो मेरी शक्तियाँ बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। अब मैं सबसे पहले इस छोटे से सांप का सूप बनाकर पी जाऊंगी। मैं तो दौड़ते दौड़ते लगभग गिर ही पड़ा था। ये लड़की अब भी मुझे पकाने के बारे में सोच रही है। इसकी इंसानियत तो जैसे मर ही गई है। हम 2 पहाड़ पार करके
धुंध से ढके एक सूखे जंगल से गुजरे। हमारे सामने एक बहुत बड़ी घाटी की दरार दिखाई दी। दरार के दोनों तरफ की चट्टानें शीशे की तरह चिकनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज हथियार से इसे चीर दिया गया हो। दरार के अंदर इतना अंधेरा था कि उसका तल भी नहीं दिख रहा था। ड्रैगन वंश की वो ऊर्जा यही अंदर से आ रही थी। बाई युएगुआंग इतनी उत्साहित थी कि उसके शरीर की पपड़ियां भी कांप रही थीं। वो बेसब्र होकर मेरी पीठ से फिसली और अंदर घुसने लगी। मैं भी जल्दी से उसके पीछे गया, इस डर से कि इस बेवकूफ लड़की के साथ कोई हादसा न हो जाए। दरार में जितना अंदर जाओ वो उतनी ही संकरी होती जा रही थी। दोनों तरफ की दीवारों पर पुराने जमाने की नक्काशी बनी हुई थी। वो ड्रैगन वंश के खास चिन्ह थे जो हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे। लगभग एक अगरबत्ती जलने जितना समय चलने के बाद हमारे सामने का नजारा अचानक खुल गया। सामने 10 झांग ऊंचा एक काले पत्थर का दरवाजा था। पत्थर के दरवाजे पर अनगिनत पाबंदी वाले चिन्ह बने हुए थे। हल्की सी ताक महसूस हो रही थी। सफेद चांदनी ने अपना पूरा शरीर उससे चिपका दिया। उसकी जबान पागलों की तरह पत्थर के दरवाजे को चाट रही थी। आंखों में जुनून और दीवानगी भरी थी। उसने बेचैन होकर अपनी जीभ की नोक काटी और खून की बूंद पत्थर के दरवाजे पर टपका दी। पत्थर का दरवाजा जरा भी नहीं हिला, कोई हलचल नहीं हुई। उसने एक और बूंद टपकाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो घबरा गई और उसने एक के बाद एक खून की 10 से ज्यादा बूंदें टपका दी। वो पत्थर का दरवाजा जैसे बेजान था, उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा था। सफेद चांदनी का पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों में नाउम्मीदी और हैरानी साफ दिख रही थी। वो पागलों की तरह दरवाजे पर अपना सिर पटकने लगी, पूंछ से मारने लगी और अपने जहरीले दांतों से उसे नोचने लगी। पत्थर का दरवाजा अब भी नहीं हिला। मैं पास में खड़ा ये सब देख रहा था और मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। ये पगली अभी कुछ देर पहले तो बहुत इतरा रही थी, अब देखो कैसे होश उड़ गए इसके। मैं धीरे धीरे रेंगकर उसके पास गया और अपनी पूंछ से उसे आराम से किनारे कर दिया। उसने सिर घुमाकर मुझे घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी भरी थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे माथे पर छोटा सा सींग धीरे धीरे गर्म होने और चमकने लगा। ये मेरे अंदर का ड्रैगन खून था जो हलचल कर रहा था। मैंने अपना सिर पत्थर के दरवाजे के पास ले जाकर अपने सींग से उसे हल्के से छुआ। धड़ाम! पत्थर का दरवाजा जोर से कांपने लगा। इसके तुरंत बाद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक बहुत पुरानी और वीरान सी हवा का झोंका आया। सफेद चांदनी तो जैसे पत्थर बन गई थी। वो बस एक तक खुले हुए दरवाजे को देख रही थी। फिर वो मेरे माथे पर चमकते हुए छोटे से सींग को घूरने लगी और मन ही मन चिल्ला रही थी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका मिलावटी खून मुझसे ज्यादा शुद्ध कैसे हो सकता है? आखिर वो इसे कैसे खोल सकता है जब मैं नहीं खोल पाई? ये दरवाजा जरूर खराब हो गया है, या फिर मैं ही नकली ड्रैगन हूँ। वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो पूरी तरह बेजान होकर जमीन पर पड़ गई। उसकी आंखें खोई खोई थीं और उसकी खाल की चमक भी थोड़ी फीकी पड़ गई थी। मैं मन ही मन हंसा। पगली, अब पता चला कि असली बॉस कौन है। मैंने अपनी पूंछ हिलाकर उसे जल्दी पीछे आने का इशारा किया। तब जाकर वो होश में आई। उसने मुझे गुस्से से घूरा, लेकिन फिर भी मेरे पीछे आ गई। खंडहर के अंदर एक लंबा और तंग रास्ता था। ये बाहर की दरार से भी ज्यादा सकरा था। इसमें से एक बार में बस एक ही सांप मुश्किल से निकल सकता था। मैंने उसे आगे चलने के लिए कहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए शक की झलक दिखाई दी। जाहिर है वो मन ही मन मुझे कोस रही होगी कि मेरे इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन उसमें मना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसे मजबूरी में अंदर जाना पड़ा। रास्ता सच में बहुत तंग था। मैं जरा सा भी ज्यादा हिलता डुलता तो मेरी पूंछ उसकी पूंछ से टकरा जाती। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी खाल पर शर्म के मारे हल्का गुलाबी रंग चढ़ गया और वो मन ही मन मुझे कोसने लगी कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। उसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन रास्ता इतना ही तंग था। वो तेज चलती तो मैं भी तेज चलता। हमारी पूंछें लगातार एक दूसरे से छू रही थीं। वो शर्म से इतनी लाल हो गई कि उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से धुआं निकलने वाला हो। मैं मन ही मन हंसा। इसमें सच में मेरी कोई गलती नहीं है। रास्ता ही इतना सा है। वैसे उसकी पूंछ काफी चिकनी है। उसकी खाल ठंडी ठंडी है और छूने में काफी अच्छी लग रही है। ऐसा लगा जैसे उसे मेरे मन की बात पता चल गई। उसने अचानक मुड़कर मुझे घूरा। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा साफ दिख रहा था।
उसका मन तो कर रहा था कि मुझे वहीं जान से मार दे, लेकिन आखिर में उसने खुद को रोक लिया। उसने बस अपनी पूंछ को कसकर लपेटा और अपने नीचे छिपा लिया, इस डर से कि मैं उसे फिर से न छू लूं। रास्ता और भी गहरा होता गया और हवा में नमी और ठंडक बढ़ने लगी। हवा में एक सड़ी गली सी महक थी, लेकिन उस ड्रैगन की ताकत का एहसास और भी ज्यादा होने लगा था। उस दबाव की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सफेद चांदनी के रेंगने की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। जाहिर था कि वो उस ताकत का सामना करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे तो कुछ खास महसूस नहीं हो रहा था। मेरे शरीर का ड्रैगन खून अपने आप काम कर रहा था और उस ताकत को बेअसर कर रहा था। न जाने कितनी देर और रेंगने के बाद सुरंग आखिरकार खत्म हो गई। सामने एक बहुत बड़ी भूमिगत गुफा दिखाई दी। गुफा के बीचों बीच एक विशाल कंकाल पड़ा हुआ था। वो एक ड्रैगन का कंकाल था जो 100 झांग लंबा था। भले ही उसे मरे हुए न जाने कितने लाखों साल हो गए हों, फिर भी उससे दम घुटने वाला खौफ महसूस हो रहा था। कंकाल के बगल में एक सुनहरा लाल पौधा था जो बहुत ध्यान खींच रहा था। उसके ऊपर मुट्ठी के आकार का एक फल लगा हुआ था, जिससे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें निकल रही थी। बाई युएगुआंग उसे देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। उसकी आंखों में हैरानी और लालच साफ दिख रहा था। तभी अंधेरे में अचानक 2 सुनहरी रोशनियां चमकी। वे 2 बड़ी बड़ी आंखें थीं, जो हमें ही घूर रही थीं। दहाड़! ड्रैगन की भारी दहाड़ गुफा में गूंज उठी, जिससे गुफा की सारी दीवारें कांपने लगीं। बाई युएगुआंग का पूरा शरीर अकड़ गया, उसके सारे शल्क खड़े हो गए। उसकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उन आंखों को घूरने लगा। मेरे शरीर में ड्रैगन का खून खौल रहा था। मेरे सींग भी हल्की सी चमकने लगे। वो कंकाल हिलने लगा। उसकी विशाल खोपड़ी धीरे धीरे ऊपर उठी और उसकी खाली आंखों में सुनहरी आग जल रही थी। उस विशाल ड्रैगन के कंकाल ने धीरे धीरे अपनी खोपड़ी उठाई। ड्रैगन की आत्मा जाग गई थी। पूरी गुफा कांप रही थी और ऊपर से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। बाई युएगुआंग का पूरा शरीर अकड़ गया, उसके सारे शल्क खड़े हो गए। उसकी आंखों में खौफ भर गया था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर पाया कि उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ड्रैगन का खौफ एक असली चीज की तरह उस पर दबाव डाल रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी कांप रही है। उसका शरीर बेकाबू होकर जमीन पर ढीला पड़ गया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर उठा पा रही थी। मैं उसके सामने खड़ा था और मेरे शरीर में ड्रैगन का वंश तेजी से दौड़ रहा था। दिल की रक्षा करने वाले ड्रैगन शल्क से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो उस ड्रैगन के खौफ का सामना कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी पीठ पर एक बड़ा पहाड़ उठा रखा हो। 1 इंच भी हिलने में मेरे पूरे शरीर की ताकत लग रही थी। ड्रैगन की आत्मा ऊपर से हमें घूर रही थी। उसकी आंखों में सुनहरी आग की लपटें नाच रही थीं। ड्रैगन कबीले की प्रतिबंधित भूमि में घुसने वालों को मौत मिलेगी। एक भारी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। ये कानों से नहीं, बल्कि सीधे आत्मा पर वार कर रही थी। बाई युएगुआंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मन ही मन निराशा से चिल्ला उठी, सब खत्म हो गया। यह एक प्राचीन असली ड्रैगन की आत्मा का अंश है। जब मैं अपनी पूरी ताकत में थी, तब भी शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाती। अब इस हालत में मेरा मरना तय है। उसने मेरी पीठ की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। ये केचुआ भले ही घटिया है, लेकिन इसके साथ यहाँ मरना भी ठीक है। कम से कम नर्क के रास्ते पर कोई तो साथ होगा। मेरे पास उसके मन की बात सोचने का समय नहीं था, क्योंकि ड्रैगन की आत्मा ने हमला कर दिया था। एक विशाल ड्रैगन के पंजे की परछाई आसमान से नीचे आई और उसने हम पर जोरदार हमला किया। मैं तेजी से उछलकर एक तरफ हो गया और बाल बाल उस हमले से बच गया। धमाका! जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। उड़ते हुए पत्थर के टुकड़े मुझे लगे, जिससे मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा। मैं पागलों की तरह अपना शरीर घुमाते हुए गुफा में इधर उधर भागने लगा। मैं उन पत्थर के खंभों और कंकाल की आड़ ले रहा था। ड्रैगन की आत्मा लगातार हमले कर रही थी। उसका हर हमला जमीन हिला देने वाला था, लेकिन उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। आखिर वो सिर्फ एक आत्मा का अंश थी। उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। मैं अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके बार बार खतरनाक हमलों से बच रहा था। बाई युएगुआंग वहीं पर बेसुध पड़ी थी और अपनी आंखों से मुझे ड्रैगन के खौफ के नीचे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हुए देख रही थी। वो मन ही मन बहुत ज्यादा हैरान थी। ये केचुआ अभी भी कैसे हिल पा रहा है?
मेरे लिए तो सिर उठाना भी मुश्किल हो रहा है और वो इतनी तेजी से भाग रहा है। उसका खून आखिर कितना शुद्ध है। मेरे पास खुश होने का समय नहीं था। मेरी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी और ड्रैगन का दबाव बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। तभी मेरी नजर ड्रैगन की हड्डियों के पास पड़ी। वहाँ एक सुनहरा लाल पौधा उग रहा था जिसके ऊपर मुट्ठी के आकार का एक फल लगा था। उससे एक आकर्षक सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी थी कि मानो टपक पड़ेगी। मेरे दिमाग में सिस्टम का पिछला संकेत कौर था, ड्रैगन युआन फल। ये ड्रैगन वंश का सबसे बड़ा खजाना है। इसे खाने से खून की शुद्धता बहुत बढ़ सकती है और साधना भी बढ़ सकती है। मैंने हिम्मत की। मैंने अचानक अपनी दिशा बदल दी और ड्रैगन की आत्मा के हमले से बचना बंद कर दिया, बल्कि सीधे उस ड्रैगन युआन फल की ओर भागा। ड्रैगन की आत्मा को शायद मेरा इरादा पता चल गया था। उसकी गुस्से भरी दहाड़ पूरी गुफा में गूंज उठी। तू मौत को दावत दे रहा है। ड्रैगन के पंजे की विशाल छाया फिर से बनी और मुझ पर जोर से हमला किया। मैंने पूरी ताकत से अपने शरीर को घुमाया। ड्रैगन का पंजा मेरी पूंछ को छूते हुए जमीन से टकराया। मेरी पूंछ में तेज दर्द हुआ और शल्क हवा में उड़ गए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की परवाह नहीं की। मैं बस पास आते ड्रैगन युआन फल को घूर रहा था। मैं उसके करीब पहुंचता रहा। आखिरी पल में मैं जोर से उछला। मैंने अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक ही बार में ड्रैगन युआन फल को निगल लिया। बूम! जैसे ही ड्रैगन युआन फल मेरे पेट में गया, मेरे शरीर में एक बहुत ही हिंसक ऊर्जा फट पड़ी, जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो, जैसे कोई नदी का बांध टूट गया हो। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। मेरे शल्कों के नीचे की नसें उभर आईं और मेरे शरीर के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। इसके साथ ही जबरदस्त दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी हर हड्डी को कुचल रहा हो या जैसे मेरे खून की हर बूंद जल रही हो। मैंने आसमान की ओर देखकर एक दर्दनाक चीख मारी, लेकिन तुरंत ही वो चीख एक ड्रैगन की दहाड़ में बदल गई। भले ही वो कमजोर थी, लेकिन उसमें एक असली ड्रैगन का प्रताप था। मेरे शरीर में ड्रैगन का खून तेजी से उबलने लगा और वो ड्रैगन युआन फल की ऊर्जा के साथ लगातार मिल रहा था। मेरी साधना भी लगातार बढ़ रही थी। मेरी शक्ति रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ गई। दूसरे स्तर का मध्य चरण, दूसरे स्तर का शिखर। बैंग! मेरे माथे में तेज दर्द हुआ। वो छोटा सा मांस का सींग बढ़ने लगा और वो आधा इंच लंबा हो गया। उसकी सतह पर हल्की सुनहरी धारियां दिखाई देने लगी। मेरा पूरा शरीर भी बड़ा हो रहा था। मेरे शल्क और भी मोटे और सख्त हो गए और उनमें धातु जैसी चमक आ गई। मैं सच में एक ड्रैगन का रूप ले चुका था, भले ही मैं सिर्फ एक बच्चा ड्रैगन था। ड्रैगन की आत्मा का हमला रुक गया। उसकी सुनहरी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी आंखों में मारने का इरादा धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी जगह उलझन भरी भावनाओं ने ले ली। इतना शुद्ध खून, ड्रैगन वंश का इतना शुद्ध खून, मुझसे भी ज्यादा शुद्ध जब मैं जिंदा था। वो बड़बड़ाया। उसकी आवाज में हैरानी और अविश्वास था। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। मैं पूरी तरह ठंडे पसीने से भीग गया था, लेकिन मेरे शरीर में वो विस्फोटक शक्ति मुझे इतनी उत्साहित कर रही थी कि मैं कांप रहा था। तो ये है दूसरे स्तर का शिखर, पहले से 10 गुना से भी ज्यादा मजबूत। बाई युएगुआंग पूरी तरह से दंग रह गई थी। वो जमीन पर गिरी, मुझे घूर रही थी और उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। इस छोटी मछली ने ड्रैगन युआन फल खा लिया। उसने सच में ड्रैगन युआन फल खा लिया। हमने तो उसे खाने की हिम्मत नहीं की। नहीं, हमें तो उसे खाने का मौका ही नहीं मिला। उसे क्यों? सारा फायदा इस छोटी मछली को क्यों मिला? हम ड्रैगन वंश की महारानी हैं। हम ही असली हैं। उसे अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। उसे शक होने लगा कि कहीं वो नकली महारानी तो नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से उठा और उस ड्रैगन के कंकाल की तरफ देखने लगा। ड्रैगन की आत्मा अब भी मुझे घूर रही थी, लेकिन अब उसमें कोई दुश्मनी नहीं थी। वो काफी देर तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? बस एक मामूली सा लौंग आतियान। ड्रैगन की आत्मा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में तारीफ की एक चमक थी। बहुत अच्छे, तुम्हारे शरीर में ड्रैगन वंश का शुद्ध खून बह रहा है। इन 10,000 सालों में मैंने जितने भी ड्रैगन देखे हैं, उन सबसे ज्यादा शुद्ध। मैं एक पल के लिए चौंक गया। 10,000 साल? मैं मरने से पहले ड्रैगन वंश का एक सेनापति था। मैं यही युद्ध में मारा गया था और अपनी विरासत की रक्षा के लिए अपनी आत्मा का एक अंश छोड़ गया। मैं सही व्यक्ति का इंतजार कर रहा था।
आज आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। उसने अपने ड्रैगन पंजे की परछाई उठाई और धीरे से मेरे माथे पर छुआ। ड्रैगन वंश की पूरी युद्ध तकनीक, दिव्य ड्रैगन की पूंछ का वार, एक सुनहरी रोशनी बनकर मेरे दिमाग में समा गई। अनगिनत तस्वीरें मेरी आंखों के सामने से गुजर गईं। वो एक असली ड्रैगन के अपनी पूंछ से वार करने का नजारा था। हर एक वार दुनिया को तबाह कर सकता था। हर एक चाल में ब्रह्मांड के गहरे सिद्धांत छिपे थे। मैं उसमें पूरी तरह से डूब गया, जैसे नशे में हूँ। पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर से ड्रैगन की आत्मा की आवाज गूंजी। विरासत तुम्हें दे दी गई है, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अच्छे से जीना, ड्रैगन वंश के खून को एक बार फिर से गौरव दिलाना। उसने बाई युएगुआंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा मतलब छिपा था। उस लड़की का खून भले ही कमजोर हो, लेकिन उसकी पहचान मामूली नहीं है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। बाई युएगुआंग का पूरा शरीर कांप गया। उसकी आंखों में उलझन भरी भावनाएं थीं। ड्रैगन की आत्मा के बोलने के बाद सुनहरी लपटें धीरे धीरे बुझ गईं। ड्रैगन का विशाल कंकाल जोर से ढह गया। वो टूटी हुई हड्डियों के ढेर में बदल गया। पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर की दरारें बड़ी होती जा रही थीं। टूटे हुए पत्थर पागलों की तरह नीचे गिर रहे थे। ये ढहने वाली है, जल्दी भागो। मैं तेजी से बाई युएगुआंग की ओर दौड़ा, उसे अपने मुंह में उठाया और पागलों की तरह उस रास्ते की ओर भागा जहां से हम आए थे। वो मेरे मुंह में छटपटा रही थी। उसकी पूंछ बेतहाशा हिल रही थी। वो मन ही मन मुझे कोस रही थी। ए कीचड़ की मछली, मुझे छोड़ो, मैं खुद भाग सकती हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। मेरे पीछे गुफा एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। बड़े बड़े पत्थर मेरी पूंछ से रगड़ खाते हुए नीचे गिरे। मैं बाल बाल बचा। आखिरी पल में मैं दरार से बाहर निकला और बाहर सूखे पेड़ों के जंगल में गिरकर हांफने लगा। बाई युएगुआंग कई बार लुढ़की और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जब वो उठी तो उसका पूरा शरीर सूखी पत्तियों से ढका हुआ था और वो मुझे घूर रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि मैं पूरी तरह से जख्मी हूँ, तो जो बातें उसके मुंह तक आ गई थी वो उन्हें वापस निगल गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं उठा, अपनी पूंछ हिलाई और उसे मेरे पीछे आने का इशारा किया। गुफा में वापस जाने का रास्ता आते समय से बहुत धीमा था। 2 पहाड़ों को पार करने के बाद जानी पहचानी गुफा आंखों के सामने आ गई। पास पहुंचने से पहले ही मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हवा में एक तीखी जली हुई बदबू फैली हुई थी और 3 अनजान राक्षसी ऊर्जाएं आपस में मिली हुई थीं। गुफा के मुंह पर 3 पूरी तरह से लाल रंग की लोमड़ियां लेटी हुई थीं। उनका आकार आम लोमड़ियों से कई गुना बड़ा था और उनके शरीर के बाल जलती हुई आग की तरह थे। राक्षसी जानवर, लाल ज्वाला लोमड़ी और एक साथ 3-3। उन्होंने जब हमें देखा तो उनकी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। वे धीरे धीरे खड़ी हो गईं और धमकी भरी आवाज में गुर्राने लगीं। उनमें से जो सबसे बड़ी थी, उसके पंजे में वो जानी पहचानी लोहे की पीठ वाले भूरे भेड़िए की खाल थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये बदला लेने आए हैं। लोहे की पीठ वाले भूरे भेड़िए का इनसे कोई रिश्ता था। अब वे हिसाब बराबर करने आए हैं। बाई युएगुआंग मेरी पीठ से नीचे उतरी और सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके शरीर के शल्क खड़े हो गए और उसकी राक्षसी शक्ति तेजी से घूमने लगी। उसने मुड़कर मुझे घूरा। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करना चाहती, बस मुझे इस गुफा में रहने की आदत हो गई है और मैं जगह बदलना नहीं चाहती। मुझे लगभग हंसी आ ही गई थी। पता नहीं इसकी ये घमंडी आदत कब सुधरेगी। उन 3 लाल ज्वाला लोमड़ियों ने हमें बातें करने का समय नहीं दिया। बीच वाली सबसे बड़ी लोमड़ी ने आसमान की ओर देखकर एक तेज और कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। बाकी दोनों फौरन उस पर झपट पड़ी और उन्होंने मुंह खोलकर आग की 2 लपटें निकाली। आग की लपटें 2 आग के ड्रैगन की तरह आगे बढ़ी। हवा भी गर्मी से मुड़ने और बिगड़ने लगी थी। बाई युएगुआंग पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी और अपने सांप जैसे शरीर को मोड़कर ड्रैगन वंश की एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। एक हल्की सुनहरी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और वो सीधे उन 2 लपटों का सामना करने चली गई। बैंग! एक जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ चिंगारियां फैल गईं। वो कई गज पीछे हट गई। उसकी खाल झुलसकर काली हो गई थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और उनमें से एक को कसकर जकड़ लिया। दूसरी वाली ने किनारे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी सांप जैसी पूंछ से जोर से मारकर उसे दूर फेंक दिया। एक साथ 2 से लड़ना मुश्किल था, लेकिन वो उन्हें रोक सकती थी। उसे इतनी मेहनत से लड़ते हुए देखकर मेरे दिल में अचानक कुछ हुआ।
ये लड़की बातें तो कड़वी करती है, लेकिन लड़ने में भी जरा भी नहीं हिचकिचाती। वो जो सबसे बड़ी रेड फ्लेम फॉक्स थी, उसने देखा कि उसके दोनों साथी फंस गए हैं। वो लड़ाई को छोड़कर सीधे मेरी तरफ झपटी। उसने अपना मुंह खोला और आग का एक गोला उसके मुंह में बनने लगा। मैंने आलस से अपना सिर उठाया और मन ही मन में गिनती गिनने लगा। जैसे ही आग की लपट बाहर निकली, मैं हरकत में आ गया। मैंने दूसरे दर्जे की अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल किया और अपनी जगह पर बस एक परछाई छोड़ दी। आग की लपट उस परछाई से गुजरकर मेरे पीछे एक बड़े से पत्थर से जा टकराई। वो पत्थर फौरन फट गया और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और मैं उस रेड फ्लेम फॉक्स के सामने पहुंच चुका था। उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। वो भागना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना मुंह खोला और मेरे गले में एक ड्रैगन फ्लेम बम बनने लगा। लाल सुनहरे रंग का आग का गोला एक धमाके के साथ बाहर निकला। वो सीधे उसके चेहरे पर जाकर टकराया और चारों तरफ आग ही आग फैल गई। वो रेड फ्लेम फॉक्स धमाके से दूर जा गिरी और जमीन पर लोट लोट कर दर्द से चिल्लाने लगी। आग उसके चेहरे पर जल रही थी और वो उसे किसी भी तरह बुझा नहीं पा रही थी। मैं धीरे धीरे रेंगकर उसके पास गया और हल्के से अपनी पूंछ घुमाई। मैंने उसके दर्द का अंत कर दिया। फिर मैंने अपना सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखा। बाई युएगुआंग अभी भी उन दो रेड फ्लेम फॉक्स से लड़ रही थी। उसके शरीर पर जलने के कुछ और निशान पड़ गए थे और उसकी खाल झुलसकर काली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था और उसने एक की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था और छोड़ नहीं रही थी। दूसरी वाली पागलों की तरह उस पर हमला कर रही थी। उसके पंजे बाई के शरीर पर खून के निशान छोड़ रहे थे, लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। इस बेवकूफ लड़की को इतनी जान लगाकर लड़ने की क्या जरूरत है? मैंने एक गहरी सांस ली और मेरे अंदर का ड्रैगन का खून उबलने लगा। मैंने अपनी पूंछ जोर से घुमाई और डिवाइन ड्रैगन टेल स्वीप का पूरा वर्जन इस्तेमाल किया। हवा में एक परछाई सी बन गई। मेरी पूंछ उस रेड फ्लेम फॉक्स को जोर से लगी जो उस पर हमला कर रही थी। बैंग की आवाज के साथ वो रेड फ्लेम फॉक्स एक फटे हुए बोरे की तरह उड़ गई। वो 3 बड़े पेड़ों से टकराकर टूट गई और जमीन पर गिरकर 2 बार कांपी। फिर उसकी सांसें पूरी तरह से रुक गई। बाई युएगुआंग एक पल के लिए चौंक गई। जिस लोमड़ी को उसने पकड़ा हुआ था, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाई ने फौरन उसकी गर्दन काट दी। लड़ाई खत्म हो गई। तीनों रेड फ्लेम फॉक्स मारी जा चुकी थी। बाई युएगुआंग जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। हर जगह जलने और खरोंच के निशान थे। उसकी खाल की चमक चली गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी। उसे इतना इतराते हुए देखकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। मैं मुड़ा और पास की झाड़ियों की तरफ रेंग कर गया। मैंने अपनी पूंछ से कुछ चमकती हुई जड़ी बूटियां उठा लीं। इन्हें मैंने अभी रास्ते में देखा था। ये घाव भरने के लिए बहुत अच्छी हैं। मैं रेंग कर उसके पास वापस आया। वो अपनी पूंछ से अपना चेहरा छिपा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि मेरे पास मत आना। मैंने जड़ी बूटियां उसके सामने रखी और अपने सिर से उसे हल्का सा धक्का दिया। उसने अपना सिर उठाया और उन जड़ी बूटियों को देखकर चौंक गई। उसकी आंखों में कई तरह के भाव दिखाई दिए। मैंने अपनी पूंछ से जड़ी बूटियों को उठाया, उन्हें धीरे से कुचला और उनका रस उसके जले हुए जख्मों पर लगा दिया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसकी खाल फौरन गुलाबी हो गई। ये मुझे दवा लगा रहा है। उसकी पूंछ मुझे छू गई। नहीं, मैं इसकी वजह से पिघल नहीं सकती, लेकिन जब ये संजीदा होता है तो उतना बुरा भी नहीं लगता। मैं उसके मन की बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। मैं ध्यान से हर जख्म पर जड़ी बूटी लगा रहा था। वो वहीं लेटी रही, बिना हिले डुले, और मुझे जो करना था करने दिया। लेकिन उसकी खाल और भी लाल होती जा रही थी। आखिर में तो वो पूरी की पूरी उबले हुए सांप जैसी लग रही थी। आखिरी जख्म पर दवा लगाने के बाद मैंने अपनी पूंछ वापस खींच ली। मैं उसके बगल में लेट गया। मैं इतना थक गया था कि हिलना भी नहीं चाहता था। उसने छिपकर मुझे एक नजर देखा और फिर जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। लगता है इसे सच में मेरी फिक्र है। एक काम करती हूँ, अगली बार जब इसे पकाऊंगी तो 2 मिनट कम पकाऊंगी। ये सुनकर तो मेरे मुंह से खून ही निकलने वाला था। तभी अचानक दूर आसमान में एक रोशनी की लकीर दिखाई दी। वो एक टूटते तारे की तरह सीधे हमारी तरफ आ रही थी। मैंने अचानक अपना सिर उठाया और चौकस होकर घूरने लगा। बाई युएगुआंग भी शर्माना भूल गई और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। रोशनी की एक लकीर पास आती गई और आखिर में गुफा के ऊपर आकर रुक गई।
वो एक आदेश तावीज था जिससे हल्का सा दबाव महसूस हो रहा था। आदेश तावीज फट गया और सुनहरे बड़े अक्षरों की एक लाइन में बदल गया। 10,000 दानव पर्वत का भव्य समारोह 3 दिन बाद शुरू होगा। सभी प्रकार के दानव जानवरों को प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आने का विशेष निमंत्रण है। पहले आओ, पहले पाओ, अनगिनत अवसर। बड़े अक्षर कुछ देर हवा में रुके और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। मेरी आंखें चमक उठी। 10,000 दानव पर्वत का भव्य समारोह आखिर आ ही गया। बाई युएगुआंग की आंखों में भी उत्साह की चमक दौड़ गई। प्राचीन युद्ध क्षेत्र, शायद वहां मैं अपनी शक्तियां वापस पा सकूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बड़ी मुश्किल से मिलने वाली सहमति से एक ही बात सोची, इस भव्य समारोह में जाना ही होगा। 3 दिन बाद समारोह शुरू होगा। मैं बाई युएगुआंग को लेकर सफर पर निकल पड़ा। वो मेरी पीठ पर लेटी हुई थी। उसके जलने के घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन अब चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं थी। 10,000 दानव पर्वत का भव्य समारोह, प्राचीन युद्ध क्षेत्र, रूप बदलने का अवसर। मुझे यह मौका जरूर पकड़ना होगा। मैं हमेशा के लिए इस कीचड़ मछली से दबकर नहीं रह सकती। मुझे उसके मन में चल रहे नाटक से कोई लेना देना नहीं था। मैं तैरकर 10,000 दानव पर्वत की दिशा में बढ़ गया। पहाड़ी जंगल और भी घना होता गया। रास्ते में मिलने वाले दानव जानवरों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। सभी एक ही दिशा में जा रहे थे। जाहिर है वे सभी भव्य समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे। एक घने जंगल से गुजरते हुए आगे से शोरगुल की आवाजें आने लगी, जिसमें कुछ चीखें भी शामिल थीं। मैंने अपना सिर उठाकर देखा। थोड़ी ही दूर एक खाली जगह पर कुछ पहले दर्जे के दानव जानवर एक छोटे से शरीर को घेरे हुए थे। वे कुछ जंगली बिल्लियां और जंगली कुत्ते थे। वे आकार में बड़े नहीं थे, लेकिन संख्या में काफी थे। उनके मुंह से खूंखार भेड़ियों जैसी गुर्राहट निकल रही थी। घिरा हुआ वो शरीर एक कोने में दुबका हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। धुंधले तौर पर सिर पर 2 रोएदार कान खड़े दिखाई दे रहे थे और एक बड़ी रोएदार पूंछ ने खुद को कसकर लपेट रखा था। बाई युएगुआंग ने भी ये देखा। उसकी आंखों में नफरत की एक झलक थी। निचले दर्जे के दानव जानवरों की लड़ाई में देखने लायक क्या है? रास्ता बदलकर चलो। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे उस तरफ रेंगने लगा। ये कीचड़ मछली फिर से दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहा है। पास जाकर ही साफ साफ दिखाई दिया। जिसे घेरा गया था वो लोमड़ी वंश की एक लड़की थी। लड़की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका रूप परिवर्तन अधूरा था। उसके शरीर ने इंसानी आकार ले लिया था, लेकिन अभी भी हल्के पीले रंग के रोए से ढका हुआ था। उसके पीछे एक बड़ी रोएदार पूंछ लटक रही थी और सिर पर 2 रोएदार लोमड़ी के कान लगातार कांप रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा खौफ से भरा था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वे पहले दर्जे के दानव जानवर कदम ब कदम पास आ रहे थे और भद्दी हंसी हंस रहे थे। छोटी लोमड़ी, भागो मत। अच्छी बच्ची की तरह हम बड़े भाइयों के साथ चलो। इतनी कोमल त्वचा और नरम मांस जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। छोटी लोमड़ी डर के मारे कांप रही थी। उसकी आवाज में रोनी सूरत थी। इधर मत आओ, मैं खाने में अच्छी नहीं हूँ। वे दानव जानवर जोर जोर से हंसने लगे। एक जंगली बिल्ली ने उसे पकड़ने के लिए अपना पंजा बढ़ाया। मैंने आलस भरे अंदाज में अपनी ड्रैगन की थोड़ी सी शक्ति छोड़ी। एक हल्का सा दबाव तुरंत पूरे इलाके में छा गया। वे दानव जानवर एकदम से अकड़ गए, जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। वे सीधे जमीन पर ढेर हो गए और डर के मारे उनका मल मूत्र निकल गया। हवा में बदबू फैल गई। वे खौफ में भरकर मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में डर भर गया। वे मुड़े और भागे और गिरते पड़ते जंगल में गायब हो गए। छोटी लोमड़ी हैरान रह गई और मुझे हैरानी से घूरने लगी। उसकी उन बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों में धीरे धीरे छोटे छोटे सितारे चमकने लगे। वो अचानक से झपटी और मेरी गर्दन से लिपट गई। उसका पूरा चेहरा मेरे शिल्कों पर रगड़ रहा था। रक्षक, रक्षक, आप कितने शक्तिशाली हैं। जियोली तो बस खाए जाने ही वाली थी। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, रक्षक। जियोली आपका यह एहसान चुकाने के लिए आपकी कोई भी सेवा करने को तैयार है। मेरी पीठ पर बैठी बाई युएगुआंग लगभग गिर ही गई थी। खुद को संभालने के बाद इस नजारे को देखकर उस नागिन का तो हाल ही बुरा हो गया। ये बेशर्म लोमड़ी इतना चिपक क्यों रही है? मेरे गुलाम को छोड़ो। नहीं, ये कीचड़ की मछली मेरा गुलाम कब से बन गई और मुझे इसकी परवाह क्यों हो रही है? लेकिन उसका शरीर उसके मन की नहीं सुन रहा था। वो सीधे मेरी पीठ से फिसलकर मेरी गर्दन से लिपट गई और उस छोटी लोमड़ी पर फुफकारने लगी।
उसकी नागिन जैसी आंखों में साफ साफ शक और दुश्मनी दिख रही थी। छोटी लोमड़ी डरकर मेरे पीछे छिप गई और सिर्फ अपना आधा सिर बाहर निकालकर झांकने लगी। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बाई युएगुआंग को देखने लगी। ये नागिन कितनी खूंखार है। रक्षक, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती? बाई युएगुआंग गुस्से से इतनी तमतमा गई कि उसके शल्क तक खड़े हो गए। ये बेशर्म लोमड़ी बेचारी बनने का नाटक क्यों कर रही है? मैं खूंखार हूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें एक ही बार में निगला नहीं। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। अभी तो ये पहली बार मिली है और लड़ना शुरू कर दिया। आगे चलकर क्या होगा? मैंने अपनी पूंछ हिलाकर बाई युएगुआंग को शांत रहने का इशारा किया, फिर मुड़कर छोटी लोमड़ी को देखा। तब जाकर उसने रोना बंद किया और मुस्कुरा दी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी और वो मुझे ही देख रही थी। रक्षक, रक्षक, आप कहाँ जा रहे हैं? ली को भी अपने साथ ले चलिए प्लीज। ली बहुत अच्छी बच्ची है। मैं रक्षक को बहुत सारी मजेदार बातें बताऊंगी। बाई युएगुआंग ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, मजेदार बातें? कहीं बेहुदा बातें तो नहीं? लेकिन वो बस उस छोटी लोमड़ी को घूरती रही। उसकी नजरें चाकू की तरह तेज थीं, पर छोटी लोमड़ी को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ और वो खुद ही मेरी पीठ पर चढ़ गई। वो बाई युएगुआंग के बगल में बैठ गई और बड़े प्यार से उसे हेलो कहा। नागिन दीदी नमस्ते, भविष्य में मेरा ध्यान रखिएगा। कौन है तुम्हारी दीदी और किसे तुम्हारा ध्यान रखना है? मुझसे दूर रहो। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। छोटी लोमड़ी ने बुरा नहीं माना और चहकते हुए 10,000 राक्षसों की घाटी के बारे में बताने लगी। रक्षक, रक्षक, आपको पता है, इस बार 10,000 राक्षसों की घाटी का उत्सव बहुत शानदार होने वाला है। मैंने सुना है कि प्राचीन युद्ध भूमि में बहुत सारे खजाने हैं। वहाँ रूप बदलने वाला फल भी है। उसे खाने से कोई भी पूरी तरह इंसान बन सकता है। ली का सपना है कि वो इंसान बन जाए ताकि उसे उसके कबीले से बाहर न निकाला जाए। कहते कहते उसकी आंखें उदास हो गईं। ली लोमड़ियों के कबीले की एक छोटी शाखा से है। उसका खून शुद्ध न होने की वजह से उसे कबीले से निकाल दिया गया और वो बहुत समय तक अकेली भटकती रही। लेकिन वो जल्द ही फिर से चहकने लगी। पर अब मैं रक्षक से मिल गई हूँ। रक्षक ली की रक्षा जरूर करेंगे, है ना? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए मुझसे पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो फौरन खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी पूंछ एक फिरकी की तरह घूमने लगी। पास में खड़ी बाई युएगुआंग ये सब देखकर अपनी आंखें घुमाने लगी। ये बेशर्म लोमड़ी दूसरों का सहारा लेना अच्छे से जानती है। रास्ते भर उस छोटी लोमड़ी का मुंह एक पल के लिए भी बंद नहीं हुआ। वो बताती रही कि 10,000 राक्षसों की घाटी में कितने पहाड़ हैं, कौन सा राक्षस राजा सबसे ताकतवर है और किस परिवार के छोटे राक्षस सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जब वो किसी मजेदार हिस्से पर पहुंचती तो अपनी बड़ी रोएदार पूंछ मुझ पर रगड़ने लगती। वो मुलायम और गर्म थी और काफी आरामदायक भी। बाई युएगुआंग जब भी ये देखती गुस्से से आग बबूला हो जाती। वो सीधे मेरी गर्दन से लिपट जाती ताकि मैं और छोटी लोमड़ी अलग हो जाएं। छोटी लोमड़ी को गुस्सा नहीं आता था। वो हंसते हुए दूसरी तरफ खिसक जाती और कभी कभी अपनी पूंछ से मुझे छेड़ने लगती। बाई युएगुआंग का सब्र जवाब दे गया और उसने उसकी पूंछ काटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। छोटी लोमड़ी डरकर मेरे पीछे छिप गई और बेचारी सी शक्ल बना ली। रक्षक, नागिन दीदी फिर से मुझे तंग कर रही हैं। मेरा तो सिर दुखने लगा। ये कैसा सफर है? ये तो एक सजा जैसा है। बड़ी मुश्किल से हम आखिरी जंगल से गुजरे। आंखों के सामने का नजारा अचानक साफ हो गया। एक विशाल पर्वत जमीन से उठता हुआ दिखाई दिया, जो सीधा बादलों को छू रहा था, और पहाड़ के नीचे अनगिनत राक्षसी जानवर जमा थे। पहले स्तर से लेकर दूसरे स्तर तक के जानवर थे, यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली ऊर्जाओं को भी महसूस किया जा सकता था। कम से कम तीसरे स्तर के। छोटी लोमड़ी ने उत्साह से पहाड़ के गेट की ओर इशारा किया। रक्षक जी, रक्षक जी, वही है वान याओ पर्वत। कितना शानदार है। श्याओली यहाँ पहली बार आए हैं। बाई युएगुआंग ने भी ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। पिछले जन्म में हम ड्रैगन वंश की 1 लाख जल सेना का नेतृत्व करते थे। यह मामूली सा वान याओ पर्वत तो हमारे जूते उठाने के भी लायक नहीं था, और आज हमें यहाँ एक मौके की तलाश में आना पड़ रहा है। सच में क्या से क्या हो गया। मैं जैसे ही पहाड़ में कदम रखने वाला था, अचानक एक शक्तिशाली शत्रुता ने मुझे निशाना बना लिया, जो बर्फीली, जहरीली और खुले तौर पर जानलेवा इरादों से भरी थी। मेरे शरीर के शल्क सहज रूप से खड़े हो गए। मैंने सिर उठाकर देखा।
पहाड़ के गेट के एक तरफ एक विशाल नीले पत्थर पर एक विशाल पूरी तरह से काला नाग कुंडली मारकर बैठा था। वो पूरे 30 सींग लंबा था और उसके पूरे शरीर के शल्क एक ठंडी चमक के साथ चमक रहे थे। उसके सिर पर 2 बड़े उभार थे। यह इस बात का संकेत था कि वो जल्द ही एक ड्रैगन बनने वाला है। तीसरे स्तर का शिखर काला जल नाग। उसकी वो ठंडी खड़ी पुतलियां मुझे घूर रही थी, या यूं कहें कि वो मेरे माथे पर आधे इंच के मांस के सींग को घूर रही थी। उसकी आंखों में लालच और ईर्ष्या भरी हुई थी और साथ ही एक बहुत गहरे छिपे हुए डर का भी एहसास था। छोटी लोमड़ी डर से कांपते हुए मेरे पीछे छिप गई। उसकी आवाज ही बदल गई थी। रक्षक जी, वो वान याओ पर्वत के दूसरे सरदार हैं, मालिक काला जल नाग। वो बहुत खूंखार हैं। श्याओली को डर लगता है। बाई युएगुआंग ने भी अपना शरीर कस लिया, अपनी पूरी राक्षसी शक्ति को उजागर करते हुए, और उस काले नाग को घूरने लगा। अंदर से एक जोरदार चेतावनी मिल रही थी। इस जानवर की नजर उस छोटे से सांप पर है। लगता है इसकी नियत उसके ड्रैगन के सींग पर है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उस काले नाग से नजरें मिलाईं। न पीछे हटा, न ही डरा, बस शांति से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंचा एक छोटा सा सांप उससे, जो तीसरे स्तर के शिखर पर है, आंख मिलाने की हिम्मत करेगा। वो धीरे धीरे विशाल पत्थर से उठा, ऊंचाई से मुझे नीचे देखने लगा। उसकी नजर ऐसी थी मानो किसी चींटी को देख रहा हो। आसपास के राक्षसी जानवरों ने माहौल में गड़बड़ी को भांप लिया और एक एक करके पीछे हटने लगे, इस डर से कि कहीं वे भी चपेट में न आ जाएं। एक पल के लिए पहाड़ के गेट के सामने भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा के गुजरने की आवाज आ रही थी। काले नाग ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज हड्डियों तक ठंडक पहुंचाने वाली थी। दिलचस्प, एक छोटा सा दूसरे स्तर का प्राणी और वान याओ पर्वत पर उधम मचाने की हिम्मत। वो एक पल के लिए रुका। उसकी नजर मेरे माथे पर मांस के सींग पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच और बढ़ गया। वो चीज हमें बहुत पसंद है, उसे हमारे हवाले कर दो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। काले जल नाग की आवाज हड्डियों तक ठंडक पहुंचाने वाली थी। आसपास के राक्षसी जानवरों की सांसें अटक गईं। ये तो सीधे पहाड़ के गेट पर ही हमला करने वाला है। बाई युएगुआंग के पूरे शरीर के शल्क खड़े हो गए। उसकी राक्षसी शक्ति तेजी से घूमने लगी और वो उस काले नाग को घूरता रहा। वो मन ही मन इससे निपटने की तरकीब सोच रहा था। छोटी लोमड़ी डरकर मेरे पीछे छिप गई। उसकी पूंछ मेरे शरीर से कसकर लिपट गई और वो कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अपना सिर बाहर निकाला और उस काले नाग को दांत दिखाकर अपनी नाराजगी जताई। मैं आलस से लेटा हुआ था, यहाँ तक कि मैंने उबासी भी ली और फिर धीरे से अपना सिर उठाकर उससे आंखें मिलाईं। मेरी नजरें ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी। अगर चाहिए तो खुद आकर ले लो। मेरे रवैये ने सभी दैत्य जानवरों को चौंका दिया कि कैसे महज दूसरे दर्जे का कोई उसके साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। काले ड्रैगन की आंखों में गुस्सा तो चमका, पर उससे ज्यादा खौफ था। वो बेवकूफ नहीं था। जो कोई इतना घमंड दिखा रहा है तो जरूर उसके पास कोई तुरुप का इक्का होगा। माहौल पूरे 10 सेकंड तक तनावपूर्ण रहा। फिर काला नाग गुस्से से फुफकारते हुए अपनी विशाल चट्टान पर वापस चला गया। इस महोत्सव के दौरान मैं तुमसे नहीं उलझूंगा। प्राचीन युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद हिसाब करेंगे। आसपास के राक्षसी जानवरों में खलबली मच गई। दूसरा सरदार डर गया। छोटी लोमड़ी की आंखें और चमक उठी। श्वेत चांदनी ने भी राहत की सांस ली, पर उसका दिल और भी उलझन में पड़ गया। महोत्सव आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। पहाड़ के नीचे से एक विशाल युद्ध का मैदान जमीन से ऊपर उठ आया। सभी दूसरे स्तर के राक्षसी जानवरों को मंच पर आकर चुनौती देने का अधिकार था। हर तरफ से जानवर मंच पर आकर एक दूसरे से लड़ने लगे। मैं मंच पर जाने की जल्दी में नहीं था। एक तरफ आलस से लेटा हुआ देख रहा था। छोटी लोमड़ी मेरे पास बैठकर चहकते हुए सब समझा रही थी। श्वेत चांदनी मेरी गर्दन पर लिपटी हुई थी और कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी सांप जैसी आंखें काले नाग की दिशा में टिकी हुई थीं। काला नाग भी मुझे घूर रहा था। उसकी नजरें ठंडी और बेरहम थीं। उसने दूसरे स्तर के कुछ चरम राक्षसी जानवरों को बुलाया और धीरे से कुछ फुसफुसाया। उन जानवरों ने मुझे बुरी नजर से देखा और जैसा सोचा था, चुनौती का पहला दौर खत्म होते ही दूसरे स्तर का एक चरम खूंखार भालू मंच पर कूद पड़ा। उसके शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और खड़ा होने पर वो लगभग 10 गज लंबा था। उसने चारों ओर देखा और अंत में उसकी नजरें मुझ पर आकर टिकी।
उसने मुझे उकसाते हुए मंच पर आकर लड़ने के लिए कहा। आसपास के जानवर मजाक उड़ाते हुए तमाशा देखने लगे। श्वेत चांदनी की आंखों में गुस्सा भर आया और वो उठने ही वाली थी। मैंने अपनी पूंछ से उसे रोका और आलस से मंच पर चढ़ गया। खूंखार भालू ने अपना मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाए। मैं बकवास करने के मूड में नहीं था। मैंने उसे अपनी पूंछ से इशारा किया। भालू गुस्से में आ गया और दहाड़ते हुए मुझ पर झपट पड़ा। उसके विशाल पंजे हवा को चीरते हुए नीचे आए। मैं न तो हटा और न ही बचा और उसे खुद पर वार करने दिया। धड़ाम! जोरदार धमाके से आसपास के जानवरों के कान सुन्न हो गए। जब धूल छिटी तो मैं अब भी वहीं लेटा हुआ था। मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। भालू हैरान रह गया और अविश्वास से अपने पंजों को देखने लगा। मैंने अपनी पूंछ हिलाई और फिर हरकत में आया। सांप की पूंछ ने यूं ही एक बार घूमी, चटाक। ये पूंछ सीधा भालू के चेहरे पर पड़ी। उसका विशाल शरीर सीधे हवा में उड़ गया, सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए जानवरों के झुंड में जा गिरा और बेहोश हो गया। पूरे मैदान में मौत सा सन्नाटा छा गया। एक ही वार में दूसरे स्तर के चरम जानवर का खात्मा। श्वेत चांदनी अंदर से खुशी से पागल हो रही थी और उत्तेजना से कांप रही थी। छोटी लोमड़ी पागलों की तरह अपनी पूंछ हिला रही थी और उसकी आंखों में तारे चमक रहे थे। काले नाग का चेहरा उतर गया और उसने दूसरा भेजा। दूसरे स्तर का एक चरम सुनहरे पंखों वाला बाज, जिसकी रफ्तार बिजली जैसी थी। वो हवा में मंडराया और सीधे मेरे कमजोर हिस्से पर हमला करने के लिए नीचे झपटा। मैं इस बार भी नहीं हिला और उसके सामने आने का इंतजार किया। सांप की पूंछ एक बार फिर घूमी, चटाक। सुनहरे पंखों वाला बाज सीधा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। पूरे मैदान में फिर से शोर मच गया। एक और जानवर एक ही वार में ढेर। काले नाग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और उसने तीसरा, चौथा, पांचवा भेजा। जो भी ऊपर आया मैंने उसे एक ही पूंछ मारी। अगर दो आए तो मैंने दोनों को एक साथ मारा। मैंने शुरू से अंत तक एक बार भी अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से सबको कुचल दिया। कुछ ही देर में मंच लाशों से भर गया। वे सभी दूसरे स्तर के चरम जानवर थे जिन्हें मैंने अपनी पूंछ से बेहोश कर दिया था। मैदान में मौजूद सभी जानवरों की मुझे देखने की नजर बदल गई। तिरस्कार से सम्मान में और फिर सम्मान से डर में। श्वेत चांदनी इतनी उत्साहित थी कि अंदर ही अंदर खुशी से चिल्ला रही थी। छोटी लोमड़ी तो सीधे बेहोश हो गई। उसकी आंखों में बस तारे ही तारे थे। आखिरकार काला नाग और नहीं बैठ सका। वो अचानक खड़ा हो गया। उसका 30 गज लंबा शरीर आसमान को छूते हुए एक खंभे जैसा लग रहा था। उसने अपने तीसरे स्तर की चरम शक्ति को बिना किसी रोक टोक के बाहर निकाला। उसका दबाव इतना असली लग रहा था कि उसने पूरे मैदान को ढक लिया। सभी जानवर डर से कांपते हुए जमीन पर लेट गए। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में मारने का इरादा साफ दिख रहा था। फिर वो धीरे धीरे मंच पर चढ़ गया। पूरे मैदान में सन्नाटा था। किसी की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। तीसरे स्तर के चरम जानवर का दूसरे स्तर के चरम जानवर के सामने कोई मुकाबला नहीं था। श्वेत चांदनी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो आगे बढ़ने ही वाली थी। मैंने उसे अपनी आंखों से रोका और फिर अपना सिर उठाया। मैंने बिना किसी डर के काले नाग से आंखें मिलाईं। वो हंसा और अपने वंश की शक्ति से मुझे दबाने के लिए अपना ड्रैगन प्रताप छोड़ा। वो दबाव एक पहाड़ की तरह नीचे आया। आसपास के जानवर सीधे उस दबाव से जमीन पर चिपक गए। मेरे अंदर का ड्रैगन का खून उबलने लगा। मेरे दिल की रक्षा करने वाले ड्रैगन की शिल्कों से सुनहरी रोशनी निकली। फिर मैंने आसमान की ओर देखकर एक ड्रैगन की दहाड़ लगाई। हालांकि ये दहाड़ कमजोर थी, पर यह बिल्कुल शुद्ध थी। इसमें आत्मा की गहराइयों से आने वाला दबाव था। इसने एक पल में काले नाग के ड्रैगन प्रताप को बिखेर दिया और उल्टा उसी पर दबाव डाल दिया। काले नाग का चेहरा बदल गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसकी आंखों में गहरा डर था। नामुमकिन है, ये तो शुद्ध ड्रैगन का प्रताप है। ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी राक्षसी जानवरों ने इसे महसूस किया। यह नस्ल का अंतर है, जीवन का स्तर। बाई युएगुआंग अंदर से खुशी से पागल हो रही थी। उत्साह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नन्ही लोमड़ी तो सीधे बेहोश हो गई। चेहरे पर एक मूर्खता भरी मुस्कान थी। काले ड्रैगन का चेहरा गुस्से और हैरानी से नीला पड़ गया था। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों से मारने का इरादा साफ झलक रहा था, लेकिन उसका शरीर अनजाने में हल्का हल्का कांप रहा था। यह नस्ल का दबाव था जिसे वो रोक नहीं पा रहा था।
उसने एक दहाड़ लगाई, जबरदस्ती अपने शरीर को संभाला और अपना खूनी मुंह खोलकर हमला करने ही वाला था। मैंने भी लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार कर लिया। माहौल बेहद तनावपूर्ण था और एक बड़ी लड़ाई बस शुरू ही होने वाली थी। ठीक उसी समय अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, बस करो। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दिमाग में बिजली की तरह कड़की। सारे राक्षस जानवर हैरान रह गए। काले ड्रैगन का चेहरा बदल गया, उसका शरीर अकड़ गया। 10,000 राक्षसों की घाटी की गहराई से एक विशाल आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो एक झू यान था, सफेद सिर और लाल पैरों वाला, 100 गज ऊंचा। उसकी शक्ति अथाह थी, कम से कम चौथी स्तर से ऊपर। वो कदम ब कदम चलकर आया, उसका हर कदम दिल पर चोट जैसा था। सभी राक्षस जानवरों ने सिर झुका लिया, कोई भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काले ड्रैगन ने भी सिर झुका लिया और आदर से कहा, सरदार आ गए। झू यान ने उसे एक नजर देखा और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी अनुभवी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। झू यान मुझे काफी देर तक घूरता रहा, कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा जम गई हो। सारे राक्षस जानवर सांस रोके इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। आखिर में झू यान ने शांति से मुझे अलग से बात करने के लिए बुलाया। काला ड्रैगन चौंक गया, उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। आसपास के राक्षस जानवर भी हैरान रह गए। सरदार दूसरे स्तर के एक छोटे से सांप से इतनी नरमी से बात कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और झू यान के साथ अंदर की ओर चल दिया। पीछे से मुझे बाई युएगुआंग और नन्ही लोमड़ी की चिंता भरी नजरें महसूस हो रही थीं, और साथ ही काले ड्रैगन की आग उगलती आंखें भी। हम 10,000 राक्षसों की घाटी के अंदरूनी हिस्से में एक पत्थर के महल के सामने पहुंचे। झू यान रुका, मेरी तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में तारीफ और प्रशंसा भरी हुई थी। उसने मेरी तारीफ की कि इतनी कम उम्र में मेरी नस्ल इतनी शुद्ध है और भविष्य में मेरी कामयाबियों की कोई सीमा नहीं होगी। वो थोड़ी देर रुका, फिर कहा कि काला ड्रैगन छोटे दिल का है और वो यकीनन मुझे परेशान करना जारी रखेगा, लेकिन उसे मेरी काबिलियत पर भरोसा है। इतना कहकर उसने एक पूरी तरह से लाल रंग का जादुई फल निकाला। उसके ऊपर रहस्यमयी धारियां बनी थी और उससे तेज आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। वो झू फल था जो शरीर को मजबूत और नस्ल को शुद्ध कर सकता है। उसने मुझे वो मुआवजे के तौर पर दिया। मैंने झू फल लिया और उसके अंदर की जबरदस्त ऊर्जा को महसूस किया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और जल्दी से शुक्रिया कहा। इसके तुरंत बाद मैं एक झटके में गायब हो गया। मैं पहाड़ के नीचे वापस आया। बाई युएगुआंग और नन्ही लोमड़ी तुरंत मेरे पास आ गई। उनकी आंखों में चिंता और उत्सुकता भरी थी। मैंने उन्हें दिखाने के लिए झू फल बाहर निकाला। दोनों लड़कियों की आंखें चमक उठी। उन्होंने पहचान लिया कि यह कहानियों में सुनी जाने वाली एक पवित्र चीज है। मैंने बिना कुछ कहे झू फल को 2 हिस्सों में बांट दिया और दोनों को आधा आधा दे दिया। बाई युएगुआंग चौंक गई, उसकी आंखों में एक उलझन भरी चमक थी। वो मन ही मन मेरे इरादे के बारे में सोचने लगी, लेकिन नन्ही लोमड़ी ने इतना नहीं सोचा। वो सीधे मुझ पर झपटी और मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में तारे चमक रहे थे। बाई युएगुआंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नन्ही लोमड़ी को खींचा और खुद मेरी गर्दन पर लिपटकर अपना हक जताया। नन्ही लोमड़ी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो मेरे पीछे छिप गई और झांकने लगी। इस तरह दोनों लड़कियां मुझे बीच में रखकर एक दूसरे से भिड़ गईं। मेरा तो सिर दुखने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे मजा भी आ रहा था। झू फल खाने के बाद दोनों लड़कियों के शरीर में ऊर्जा बदलने लगी। बाई युएगुआंग आसानी से दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गई। नन्ही लोमड़ी भी पहले स्तर के शिखर पर पहुंच गई। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। उन्होंने आंखें खोली और मुझे और भी उलझन भरी नजरों से देखने लगी। नन्ही लोमड़ी खुद को रोक नहीं पाई और मेरे सामने आ गई। उसके गाल लाल हो रहे थे, आंखों में एक गंभीरता थी। उसने हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार किया। वो अपनी जिंदगी मेरे नाम करके हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी। ये सुनते ही बाई युएगुआंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका पूरा सांपनी शरीर तन गया और उसकी खाल खतरनाक तरीके से चमकने लगी। उसने वहीं पर ऐलान कर दिया कि मैं उसकी मिल्कियत हूँ और कोई मुझ पर हक नहीं जता सकता। नन्ही लोमड़ी भी नहीं डरी, उसने भी सीना तानकर अपनी बात रखी। दोनों लड़कियों की लड़ाई और तेज हो गई, जिससे आसपास के राक्षस जानवर भी देखने लगे। मेरा सिर फटा जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत मजा आ रहा था। क्या इसी को कहते हैं 2 खूबसूरत औरतों का साथ मिलना। रात हो गई और चांदनी पहाड़ी जंगल पर बिखर गई।
बाय युएगुआंग ने आज खुद पहल की और मेरे पास आकर लिपट गई। उसकी पूंछ ने अनजाने में मुझे छुआ, जैसे वो मेरी प्रतिक्रिया देख रही हो। चांदनी रात में उसकी सांपों जैसी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। ड्रैगन वंश की महारानी का वो रौब और ठंडापन कहाँ गया? उसे इस तरह एक आम लड़की की तरह शर्माते हुए देखकर मैंने भी बड़े उत्साह से अपनी पूंछ हिलाकर जवाब दिया। वो हैरान रह गई, फिर पल भर में ही उसकी खाल लाल होकर तपने लगी। अपनी नाराजगी जताने के लिए उसने अपनी पूंछ से मुझे जोर से मारा, लेकिन उसका शरीर सच बयां कर रहा था और वो थोड़ा और पास आ गई। चांदनी रात में दो सांपों के साए धीरे धीरे एक दूसरे से लिपटने लगे। दूर नन्ही लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। उसने गुस्से में पैर पटका और मन ही मन कसम खाई कि एक न एक दिन वो अपने मालिक को वापस छीन कर रहेगी।